हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। इस वीडियो में हम 31 से आगे कंटिन्यू करेंगे। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। ए में है ही हैड अग्रीड टू फीड हिम, पे हिम 12 रुपीज अ मंथ एंड फाइंड हिम समवेयर टू स्टे। वो उसने अग्री किया था कि वो उसे भोजन देगा, 12 रुपए हर महीने की तनख्वाह देगा और उसे रहने को एक जगह भी ढूंढ कर देगा। क्या हम ए से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ही कौन है, कौन ये वादा कर रहा है कि वो उसे भोजन कराएगा। दूसरा, पेड हिम, किसे भोजन कराएगा? हमें ना सब्जेक्ट का पता है, ना डूअर का पता है, ना ऑब्जेक्ट का पता है, ना रिसीवर का पता है। इसका मतलब ए से तो शुरू नहीं हो सकता। हम सबसे पहले ये वाला ऑप्शन काट देते हैं। ये वाला ऑप्शन ए से स्टार्ट था, दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बी में लिखा है अ मंथ सैलरी वॉज पेड इन एडवांस, एक महीने की सैलरी एडवांस में दे दी गई थी। सी में है फोर्टिक हैड लर्न टू हैंडल हिज जॉब क्वाइट वेल इन द लास्ट 5 days। लिखा हुआ है फोर्टिक अपना काम करना बहुत अच्छे से सीख गया था पिछले 5 दिनों में। डी में है ओपन बाबू वॉज अ गुड मैन विच हैड हेल्प्ड अ लॉट। ओपन बाबू एक अच्छे आदमी थे जिससे बहुत मदद हुई, जिसने बहुत मदद की। अब हमें समझ में आ गया है कि मदद करने वाले व्यक्ति हैं उपेन बाबू और मदद लेने वाला व्यक्ति है फटीक। तो यहाँ पे जो ही हैड अग्रीड था, ये उपेन बाबू के बारे में कहा जा रहा था और जिसे भोजन कराना था उसका नाम था फटीक। ठीक है, ये बात अभी हमें समझ में आ गई। अब अगर हम पेयरिंग करने पर आए कि किसका पेयर किसके साथ बन सकता है, तो मुझे जो लिंक मिल रहा था शायद आपको भी वही मिल रहा होगा। ए में लिखा हुआ था कि उसने कहा था उसे भोजन कराएगा, वादा किया था, सैलरी देगा 12 रुपए पर महीने की और रहने को घर देगा। अच्छा, इसी रिन्यूमरेशन की जो बात हम कर रहे हैं, जो पैसे की हम बात कर रहे हैं, वो घुमा के यहां पे भी आया था। क्या लिखा हुआ था कि एक महीने की सैलरी एडवांस में दे दी गई थी। एक महीने की सैलरी एडवांस में दे दी गई थी, जिसका मतलब यह है कि ए के बाद क्या बनना चाहिए? ए के बाद बी बनना चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ए के बाद बी का। पेयरिंग कैसे बनेगा? ए के बाद बी का। ए में बोला गया कि मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। अच्छा, एक महीने की सैलरी भी मैंने एडवांस में दे दी, तो ये घटना पहले हुई होगी, दूसरी घटना ये हुई होगी। इसका मतलब ए के बाद बी है, क्योंकि पैसे की बात यही दोनों में की गई थी। ए के बाद बी ढूंढिएगा। पहला ऑप्शन हम काट चुके थे, ए के बाद बी है, ए के बाद बी नहीं है, ए के बाद सी है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सी डी ए बी। एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, आपका और भी तरीका हो सकता है बनाने का। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। आप चाहो तो इनिशियल लेटर पकड़कर बनाओ, आप चाहो तो लास्ट लेटर पकड़कर बनाओ, आप चाहो तो बीच में पेयरिंग करो। कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, सही बनना चाहिए, वक्त पे बनना चाहिए। ए में लिखा है इट वॉज इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट दैट द सेंटर ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे ऑल ईयर राउंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग था जानना कि सेंटर जो है वो 24 घंटे काम करता है पूरे साल 24 घंटे काम करता है। द रिसेंट ट्रिप टू द रिसाइकलिंग सेंटर वॉज अ वेरी यूजफुल एक्सपीरियंस। हाल ही में जो ट्रिप किया गया था रिसाइकलिंग सेंटर के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। However, हालांकि it was surprising to learn that the center only collects 50% of the waste as a lot of it is used as landfill। लिखा हुआ है कि लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग था कि सेंटर जो है वो केवल 50% वेस्ट को ही यूज करता है और जो बचे हुए 50% है उनको जमीन को भरने के काम में लाया जाता है, लैंडफिल करने के काम में लाया जाता है। डी में है द मेन एम ऑफ द विजिट वॉज टू फाइंड आउट अबाउट द सिस्टम्स पुट इन प्लेस टू रिसाइकल वेस्ट। जो मेन एम था विजिट का वो ये था कि ये पता चल सके कि किस तरीके से वेस्ट को रिसाइकल करना काम करता है। मतलब ये जो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट होता है ये कैसे काम करता है, ये पता करना हमारा मेन एम था। ये पूरा का पूरा हिंदी हो गया। आइए अब अरेंज करते हैं। तो मोटा मोटा क्या लग रहा है कि कोई रिसाइकलिंग कोई सेंटर है, वहां की बात की जा रही है। तो लिखा था कि सबसे पहले कि रिसाइकलिंग का जो ट्रिप है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पॉजिटिव बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि 24 घंटे काम करता है, पॉजिटिव बात है। मेन एम था इस विजिट का कि हम लोग ये जान पाए कि रिसाइकल वेस्ट है, पॉजिटिव बात है। लेकिन जो सी में लिखा है ये नेगेटिव बात है। However, ध्यान देंगे आप, however का मतलब होता है हालांकि। आमतौर पर ये कंक्लूसिव लाइन के साथ लगाया जाता है। आमतौर पर बोल रहा हूं, हमेशा नहीं। आमतौर पर ये कंक्लूसिव लाइन के साथ लगाया जाता है। तो मान लो कि हमने ट्रिप किया, हम यहां वहां घूमे, हमने देखा 24 घंटे काम करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग था जानना कि ये केवल 50% वेस्ट को ही यूज करता है, उसको ही रिसाइकल करता है। इसका मतलब पहले जो भी राम कहानी कही गई होगी, अंततः तो बात यही है कि सी पे आके बात खत्म हो जानी चाहिए थी। सी पे आके बात खत्म हो जानी चाहिए थी, ये हमारा आखिरी स्टेटमेंट होना चाहिए था। इसका मतलब हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो कि सी पे आके खत्म हो जाए। आई
ये डी पे आके खत्म हो रहा है, ये बी पे आके खत्म हो रहा है, ये सी पे आके खत्म हो रहा है, ये डी पे आके खत्म हो रहा है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। लिखा है मिस ट्रेड गोल्ड रैप्ड ऑन द डोर ट्वाइस विथ हर ग्लव्ड नकल। मिस ट्रेड गोल्ड जो है उन्होंने 2 बार दरवाजा खटखटाया अपने ग्लव्ड नकल के साथ। ठीक है। बी में A few moments passed before the door opened to reveal a man in grey sweater and blue jeans. कुछ वक्त बीत गया, उसके बाद दरवाजा खुला, वहां पे एक आदमी था जिसने ग्रे स्वेटर पहना हुआ था, ब्लू जीन्स पहना हुआ था। सी में है फ्लोरेंटाइना स्टूड बाय हर साइड साइलेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लिविंग स्कूल। स्कूल छोड़ने के बाद ये कोई बच्ची लग रही है, स्कूल छोड़ने के बाद पहली बार एक बच्ची थी जो चुप थी, नाम था उसका फ्लोरेंटाइना, जो कि उसके बगल में खड़ी थी। डी में एट लास्ट दे केम टू अ हॉल्ट आउटसाइड अ न्यूली पेंटेड रेड डोर विच डिस्प्लेड द नंबर 118। आखिरकार वो एक हॉल्ट पर आए एक नए पेंटेड रेड डोर के पास में, जिसके आगे नंबर लिखा हुआ था 118। ठीक है, वो उसका नंबर था। देखो, हर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आप पहले ट्राई करोगे, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखोगे। अगर कोई इसको ऐसे बैठ के गाने की तरह सुन रहा है ना, सोफे पे बैठ के, तो कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, आपको लगेगा कि इतना कैसे अरेंज करेंगे, ये कैसे बनेगा, मैं कैसे अचानक से बोल दे रहा हूं कि इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। मैं अचानक से नहीं बोल रहा, जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा दिमाग ये काम कर रहा है, ये बार बार मुझे याद दिला रहा है कि इसके साथ इसका पेयर बनेगा। वो तब होता है जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, तो आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है। पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन का जो हमारा क्लास होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप मेरे साथ वीडियो पॉज करके ट्राई करते जाओ। इसको बैठे खाली सुनना नहीं है आपको। ठीक है, चलो अब हम लिंक करते हैं। यहां लिखा था कि वो लोग आखिरकार वो लोग एक घर के पास वो रुके, एक नया दरवाजा था, रेड डोर था, जिसके आगे लिखा हुआ था 118। क्या किसी और में डोर का जिक्र किया गया है? हाँ जी, किसी और में डोर का जिक्र है। ए नंबर में था कि उसने उस दरवाजे को खटखटाया। तो डी में लिखा है कि वो एक दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे का नंबर था 118, उसके बाद उन्होंने उस दरवाजे को खटखटाया। इसका मतलब डी के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा? ए का। आप इस तरीके से बना सकते थे, दूसरा तरीका एक और निकाल लेते। अच्छा, ये पूरी घटना हुई कि दरवाजा खटखटाया, एक बच्ची भी थी साथ जो चुप थी, और वो लोग एक घर पे पहुंचे। आखिरी घटना क्या होगी? दरवाजा खटखटाएंगे तो दरवाजा खुलेगा। आखिरी घटना तो यही होगी ना कि दरवाजा खुलेगा। किसमें बोला था दरवाजा खुलने की बात है? बी नंबर में है। इसका मतलब क्या मैं ये बोलूं कि बी हमारा एंड एलिमेंट होगा? क्या मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं कि बी हमारा एंड एलिमेंट होगा? चलो दोनों को मिक्स कर देते हैं। बी हमारा एंड एलिमेंट होना चाहिए, राइट? आ जाइए देखते हैं। यहां बी है, यहां सी है, नहीं हो सकता। यहां बी है, यहां ए है, नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बच रहा है या तो ए या तो सी। अच्छा, डी के साथ फिर क्या रहेगा? ए रहेगा, मतलब डी ए साथ में होना चाहिए। यहां डी ए है, यहां डी ए है। इंटरेस्टिंग, ये दोनों चीजें साथ में आ रही हैं। बहुत अच्छा सवाल है भाई। अब हमें ये पता था डी के साथ ए आएगा, डी के साथ ए लगा दिया, बी पे एंड होगा, बी पे एंड भी हो गया। अब सिंपल सवाल ये बचा है कि आप सी को कहां प्लेस करोगे? आप सी से शुरू करोगे या सी बाद में आएगा? तो देखो, सी में क्या लिखा हुआ था कि फ्लोरेंटाइना जो है वो उसके बगल में खड़ी थी। अगर मैं सी से अज्यूम करना, मैंने सी से अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया, तो ये जो हर साइड लिखा हुआ है किसके लिए आया है? ये जो हर एडजेक्टिव का यहां पे यूज किया गया है, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का, इसका नाउन कौन है? फ्लोरेंटाइना किसके बगल में खड़ी थी? पता नहीं। अगर हमने सी को सबसे शुरू में रखा तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हमने सी को बीच में रखा तो हमें एक और लेडी के बारे में पता है जिसका नाम है मिस ट्रेड गोल्ड। इसका मतलब फ्लोरेंटीना किसके बगल में खड़ी थी? मिस ट्रेड गोल्ड के बगल में खड़ी थी। इस हर प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का नाउन कौन है? मिस ट्रेड गोल्ड है। इसका मतलब अगर हम सी को बीच में रखेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन सी से शुरू करेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो यहां से तो आंसर नहीं हो सकता, फिर आंसर एक ही बच रहा है, डी ए सी बी। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? आगे बढ़ेंगे। An allergy is a reaction of the immune system to a substance which is normally harmless. एक एलर्जी जो होता है वो एक रिएक्शन होता है हमारे इम्यून सिस्टम का एक ऐसे सब्सटेंस के लिए जो आमतौर पर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता। These antibodies then attach themselves to cells which contain histamine which inflames the tissue. ये एंटीबॉडीज जो हैं ये उसके बाद अपने आप को अटैच कर लेते हैं सेल्स के साथ जिनमें हिस्टामाइन होता है, और इसकी वजह से टिश्यूज हमारे इन्फ्लेट कर जाते हैं, वो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं। सी में है 1/3 ऑफ अस आर अफेक्टेड बाय एन एलर्जी एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स। हम में से 1/3 लोग जो होंगे, हम में से 1/3 लोगों को कभी ना कभी लाइफ में एलर्जी हुई होगी। डी में है द इम्यून सिस्टम इन एलर्जी सफरर्स मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट हार्मलेस सब्सटेंसेस बिकॉज इट बिलीव्स देम टू बी डेंजरस। लिखा हुआ है जो इम्यून सिस्टम है एलर्जी
सफरर्स में वो एंटीबॉडीज बनाता है इन हार्मलेस सब्सटेंसेस के अगेंस्ट में, जो जिनको वो डेंजरस मानकर चलता है, राइट। अब आप कहीं से भी लिंक कर सकते हो। मैंने कहां से लिंक किया? मैंने पकड़ा यहां पे एंटीबॉडीज की बात की गई थी, दिख रहा है। फिर क्या कहीं पे एंटीबॉडीज की बात की गई थी? हाँ जी, यहां पे भी एंटीबॉडीज की बात की गई थी, है ना। यहां क्या लिखा हुआ था कि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है। बी में लिखा हुआ था कि ये एंटीबॉडीज जो है ये जाके चिपक जाते हैं किसमें? सेल्स में। इसका मतलब पहले एंटीबॉडी बनेगा तभी तो वो जाके चिपकेगा, तो कॉम्बिनेशन बनेगा डी एंड बी का, जिसमें डी पहले होगा बी बाद में होगा। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां डी बी एक साथ हो। हमें वो ऑप्शन चाहिए। आइए जरा, डी बी एक साथ हो, यहां डी सी एक साथ है, यहां डी बी एक साथ चाहिए था, बी डी एक साथ है, यहां डी बी है, यहां डी के बाद कुछ नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या आप बना पा रहे हैं मेरे साथ? क्या आपको समझ में आ रही है चीजें? आगे बढ़ूंगा मैं, 35 पे आऊंगा। लिखा हुआ है दस डेफ्ने कैन नॉट रेजिस्ट द अपॉर्चुनिटी टू स्कोल्ड देम अबाउट देयर बिहेवियर। इसीलिए डेफ्ने जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाती उनको डांटने से, उनके बिहेवियर को लेके। बी में है द चिल्ड्रन हैव बीन अनोइंग ईच अदर जस्ट आफ्टर द मील स्टार्ट्स। जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं जैसे ही भोजन करना शुरू होता है वैसे ही। सी में Daphne's family meal times are usually tense because this is a time when conflicts in the family surface. Daphne का परिवार जब एक साथ खाना खाने बैठता है तो आमतौर पर वो बहुत ही सख्त माहौल होता है, बहुत ही टेंस माहौल होता है, बहुत ही परेशान करने वाला माहौल होता है, क्योंकि वही वो जगह है जहां पे उलझने स्टार्ट होती हैं, झगड़े स्टार्ट होते हैं। डी में ऑल्सो दे आर रूड अबाउट द फूड शी हैज कुक्ड एंड डेफने गेट्स अपसेट बाय दिस। इसके साथ साथ वो लोग हमेशा रूड होते हैं फूड को लेके जो डेफने ने बनाया होता है, मतलब वो हमेशा खाने की बुराई करते हैं और इसकी वजह से डेफने नाराज हो जाती है। आइए अरेंज करते हैं। अच्छा, लिखा हुआ यहां पे, मैं कहीं से भी लिंक बना रहा हूं, आप कहीं से भी बना सकते थे। यहां लिखा हुआ था डेफने कैन नॉट रेजिस्ट द अपॉर्चुनिटी टू स्कोल्ड देम। ये देम प्रोनाउन का नाउन कौन है? किनको डांटने की बात हो रही है? पता नहीं। बी में लिखा हुआ है द चिल्ड्रन हैव बीन अनोइंग ईच अदर जस्ट बिफोर द मील स्टार्ट्स। चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है वो एक दूसरे को परेशान करते हैं। डी में लिखा है ऑल्सो दे आर रूड। ये जो दे लिखा हुआ है इस प्रोनाउन का नाउन कौन है? कौन रूड होते हैं फूड के बारे में? डेफने के अपने खाने के बारे में रूड होती है? नहीं, डेफने ने जो बनाया है उसको लेके उनके बच्चे रूड होते हैं। इसका मतलब ये जो दे प्रोनाउन आया इसका नाउन कौन है? चिल्ड्रन। तो हम पहले नाउन वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे तभी तो प्रोनाउन वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे। दूसरा, यहां पे ऑल्सो लिखा हुआ था, मतलब हमने पहले बता दिया है कि ये परेशान करते हैं, फिर हम उसमें ऐड कर रहे हैं कि इसके अलावा वो इस तरीके से भी परेशान करते हैं। इसका मतलब पहले क्या होगा? बी, जिसमें बोला गया है कि वो लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, और डी में क्या बोला गया? इसके साथ साथ वो खाने को लेके भी रूड होते हैं। इसका मतलब बी के साथ क्या बनेगा? डी बनेगा कि नहीं बनेगा? बी के साथ डी बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि डेफने जो है वो नाराज हो जाती है। अच्छा, जब डेफने नाराज हो जाती है तो डेफने उन्हें डांटती है ना, उनको स्कोल्ड करती है। तो यहां पे ये जो देम लिखा हुआ था किसके लिए आ रहा था? अगेन ये देम किसके लिए आ रहा था? चिल्ड्रन के लिए आ रहा था। किसके लिए आ रहा था? चिल्ड्रन के लिए आ रहा था। इसका मतलब ये है कि बी होगा, बी के बाद डी होगा, डी के बाद क्या होगा? ए होगा। तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए बी डी ए का। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। बी डी ए नहीं है, बी डी ए है, बी डी ए नहीं है, बी डी ए नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? 36. He had a tiny room in a basement, the one window of which looked out onto the street. उसके पास एक छोटा सा कमरा था बेसमेंट में, जिसकी खिड़की से बाहर दिखता था। बाहर क्या दिखता था? बाहर के रास्ते दिखते थे। ठीक है। बी में है There was hardly a pair of boots in the neighborhood that had not been once or twice through his hands. लिखा हुआ है कि शायद ही ऐसा कोई जूता था पूरे पड़ोस में जो उसके हाथों से ना गुजरा हो एक बार या दो बार। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमें नहीं पता चल रहा है ए और बी को देख के कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, बट सारे के सारे ऑप्शन सी से स्टार्ट है। देख रहे हो? तो ये तो फिक्स हो गया कि सबसे पहले सी होगा। सी में क्या लिखा हुआ है? इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव्ड अ कॉबलर मार्टिन एफडीएच बाय नेम। लिखा हुआ एक शहर में एक कॉबलर रहता था। कॉबलर मतलब मोची होता है। एक मोची रहता था जिसका नाम था मार्टिन एफडीएच। डी में है थ्रू इट, उससे वन कुड सी द फीट ऑफ दोज हु पास्ड बाय बट मार्टिन रिकॉग्नाइज द पीपल बाय देयर बूट्स। लिखा हुआ है उससे यह देखा जा सकता था कि जितने पांव वहां से गुजर रहे हैं, कितने पांव वहां से गुजर रहे हैं, लोगों ने क्या पहना है, यह सब उससे देखा जा सकता था।
लेकिन मार्टिन लोगों को उनके जूतों से पहचानता था। ये इसका हिंदी मतलब है। आइए पेयर करते हैं। जो मुझे दिख रहा है कि आपको वो दिख रहा है। डी नंबर उठा रहा हूं मैं, आप कहीं से भी बना सकते हो। डी में क्या लिखा हुआ था? थ्रू इट वन कुड सी, उसके द्वारा देखा जा सकता था लोगों को गुजरते हुए और लोगों के पांव। किसके द्वारा देखा जा सकता था? क्या सी में कहीं पे ऐसा जिक्र था कि किसी चीज के द्वारा देखा जा सकता है? नहीं। क्या बी में कोई जिक्र था? नहीं। ए में जिक्र था कि उसका एक छोटा सा कमरा है बेसमेंट में। बेसमेंट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे। अगर ग्राउंड फ्लोर पे है, रास्ते से नीचे है, तो जब भी आप उसकी खिड़की खोलेंगे, द वन विंडो, जब भी आप उसकी खिड़की खोलेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा। अच्छा, चूंकि वो बहुत नीचे है तो आप इंसान का चेहरा देख पाओ ना देख पाओ, उसके पांव तो जरूर देख पाओगे। इसका मतलब बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि मैं ए के बाद डी लगा दूं, मैं ए के बाद डी लगा दूं। ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्योंकि ए में बोला गया था एक खिड़की है जो खुलता है, उससे पांव दिखते हैं लोगों के। डी में बोला गया था उस खिड़की से आप जूतों को देख सकते हैं। सो ए के बाद डी बैठेगा। आ जाइए ऑप्शन पे, कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए के बाद डी बैठा है? यहां पे ए के बाद डी बैठा है, यहां ए के बाद डी नहीं बैठा है, यहां ए के बाद डी नहीं बैठा है, यहां ए के बाद बी बैठा है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सी, ए, डी, बी। बोलो समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे। लिखा है कि एंड हैकिंग is a common method of breaching the defenses of protected computer systems by attackers। लिखा है और हैकिंग एक बहुत ही कॉमन तरीका है जिससे किसी भी कंप्यूटर जो कि प्रोटेक्टेड कंप्यूटर है उसको ब्रीच किया जा सकता है। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, वायलेट करना, मतलब उसको हैक किया जा सकता है। बी में है साइबर क्राइम इज डिस्क्राइब्ड as any illegal behavior that occurs on or via the means of computers, the internet or other technologies। साइबर क्राइम को डिस्क्राइब किया जाता है ऐसे किसी भी इलीगल बिहेवियर की तरह जो कि होता है किसी कंप्यूटर में, किसी इंटरनेट में या किसी टेक्नोलॉजी में। सी में साइबर अटैकर्स कैन कंडक्ट साइबर क्राइम बाय एम्प्लॉइंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर इन साइबर स्पेस। साइबर अटैकर्स जो होते हैं वो कोई भी साइबर क्राइम करते हैं। कैसे करते हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स को साइबर स्पेस में इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। डी में द अटैकर्स डिप्लॉय मालवेयर टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्लॉज इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। लिखा हुआ है जो अटैकर्स हैं वो डिप्लॉय कर देते हैं, मतलब वो काम में लेके आते हैं मैलवेयर को, जिससे जो कमियां हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में उनका वो फायदा उठा लेते हैं। देखो बहुत आसान है इसको अरेंज करना। कैसे? क्या आप ये बात समझते हैं कि जब भी हम किसी पैसेज को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे और उसमें कोई डेफिनेशन अगर दिया है किसी चीज का जिसके बारे में बात की जाए तो सबसे टॉप पे आएगा। जैसे ये पूरा का पूरा जो पैसेज था, पूरी की पूरी जो कहानी थी वो साइबर क्राइम के बारे में थी और स्टार्ट कहां से हुआ देखना, साइबर क्राइम इज डिस्क्राइब्ड एज। इसका मतलब यहां पे हम किसी चीज की डेफिनेशन बता रहे हैं तो हमेशा हमारा अरेंजमेंट डेफिनेशन से स्टार्ट होगा। मैं कह रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फेनोमेना है जिससे अर्थ का टेम्परेचर अर्थ में रह जाता है। अब मैं इसके इफेक्ट बताऊंगा, अब मैं इसके कॉजेस बताऊंगा, पर पहले तो मैं किसी चीज को डिफाइन करूंगा, उसको डिस्क्राइब करूंगा। इसका मतलब सबसे पहले तो बी होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये सी से स्टार्ट था। अच्छा, अब मैं लिंक करने की कोशिश करता हूं। यहां पे हैकिंग की बात की गई थी, यहां पे मैलवेयर की बात की गई थी, यहां पे साइबर क्राइम कैसे होता है ये बात की गई थी, यहां पे बात की गई थी साइबर क्राइम होता क्या है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लिंक करने के लिए तो कॉमन सेंस चीख चीख के कह रहा होगा आपको कि बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी आपने साइबर क्राइम को डिस्क्राइब किया है और फिर आपने बोला है कि साइबर अटैकर्स जो है साइबर क्राइम करते कैसे हैं। तो पहले आपने उसको डिफाइन किया और फिर आपने बोला कि साइबर क्राइम किया कैसे जाता है, जिसका मतलब है बी के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा? सी का। बी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा सी का। आइए जरा ऑप्शन में देखते हैं बी के बाद सी कहां है। यहां बी सी है, यहां बी डी है, यहां बी ए है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए है, बी सी डी ए। क्लियर हो रहा है क्या? 38 पर आएंगे। लिखा है इन दिस स्टाइल ऑफ एसे इट इज क्रिटिकल टू इनकॉर्पोरेट प्रिसाइज डिटेल्स दैट अलाउ द रीडर टू एक्सपीरियंस द इमोशन। लिखा हुआ है कि इस किस्म के एसे में यह बहुत जरूरी है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है टू इंक्लूड, टू इंक्लूड, ठीक है? इसी को हम इनकलकेट भी कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि इस तरीके ऐसे में यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनकॉर्पोरेट किया जाए, मतलब इंक्लूड किया जाए प्रिसाइज डिटेल्स को, जो डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड उनको, दैट अलाउ द रीडर टू एक्सपीरियंस द इमोशन, जो कि अलाउ करे रीडर को कि वो अपने इमोशन को एक्सपीरियंस करे। ठीक है?
डी में लिखा है व्हेन क्रिएटिंग अ नैरेटिव एसे, जब एक नैरेटिव एसे को क्रिएट किया जाता है, यू शुड हैव अ कास्ट ऑफ पीपल, अ सेटिंग एंड अ कंपेलिंग स्टोरी लाइन एंड अ सेटिस्फाइंग एंडिंग। जब भी आप किसी नैरेटिव एसे को क्रिएट करते हैं, आपको एक कास्ट करना पड़ता है, मतलब लोगों को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है इस तरीके से कि वहां पे एक लोगों का झुंड हो, मतलब कोई हीरो हो, हीरोइन हो, ये सब हो, एक कहानी हो, एक सेटिंग हो कि किसी गांव की कहानी है या ये बदला लेने वाली कहानी है, एक बहुत कंपेलिंग का मतलब होता है जो आपको बांध के रख ले, एक कंपेलिंग स्टोरी लाइन हो, और साथ ही साथ में उसका एक अच्छा एंडिंग होना चाहिए। नॉट ओनली शुड they express their emotions or employ their senses, but they should also allow the tale to convey a point। लिखा हुआ है ना ही सिर्फ वो एक्सप्रेस करने चाहिए इमोशंस को, या ऐसा जिसमें आप बिल्कुल अपने आप को एम्प्लॉय कर ले, आपके सारे सेंसेस, कहने का मतलब है कि आप इमोशन फील करने लगे उसका, बल्कि उसके साथ साथ इसका कोई लॉजिक भी होना चाहिए, कोई पॉइंट भी कन्वे करना चाहिए। डी में अ नैरेटिव एसे टेल्स अ टेल फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू और कैन से अ स्टोरी ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंसेस वन हैड। एक नैरेटिव ऐसे वो होता है जिसमें किसी भी किस्म के व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू बताए जाते हैं, साथ ही साथ में जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस की स्टोरी है वो बताई जाती है कि मुझे क्या महसूस हुआ। तो देखो, नैरेटिव का मतलब होता है कहानी सुनाना। तो एक ऐसी किस्म की फिल्म आप देख रहे हैं जिसमें कोई कहानी सुनाई जा रही है, तो समझ जाओ ये पैसेज उसी के बारे में। अब जैसा मैंने इसके पहले वाले में बताया था, या एक दो पहले चला गया होगा, जिसमें हमने बोला था कि कोई चीज को अगर डिफाइन किया जाए तो हमेशा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप ए को देखोगे, लिखा है इन दिस स्टाइल ऑफ ए से, ये दिस किसके लिए आ रहा है पता नहीं, तो हम ए से स्टार्ट नहीं कर सकते। व्हेन क्रिएटिंग अ नैरेटिव एसे, जब हम एक नैरेटिव एसे को क्रिएट करते हैं, क्या कहीं पे और नैरेटिव एसे की बात की गई है? हाँ जी, बात की गई है, जहां पे हम डिफाइन करते हैं, पर मैं उस पे आऊंगा, उसके आगे सी को स्पेन कर लेता हूं। लिखा है नॉट ओनली शुड दे एक्सप्रेस, ये दे किसके लिए आ रहा है? देयर इमोशंस और इंप्लॉय देयर सेंसेस, ये दे किसके लिए आ रहा है? देयर किसके लिए आ रहा है पता नहीं, इसका मतलब सी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, सी वाला ऑप्शन काट देता हूं मैं, राइट? या तो बी से स्टार्ट होगा या तो डी से स्टार्ट होगा। अच्छा, डी में क्या लिखा हुआ था कि एक नैरेटिव एसे वो होता है, जिसका मतलब यह है भाई साहब कि यहां पे इसका डेफिनेशन बताया गया है कि एक नैरेटिव एसे हम किसको हैं। एज आई सेड इन द अर्लियर एक्सप्लेनेशन, अगर डेफिनेशन है तो मोर ऑफ एन द नॉट वहीं से स्टार्ट होता है। इसका मतलब सबसे पहले हम किसको लगाएंगे? डी को लगाएंगे। अच्छा, क्या आप डी में नैरेटिव एसे लिखा हुआ देख पा रहे हो? क्या नैरेटिव एसे कहीं और यूज किया गया है? हाँ जी साहब, बी में भी यूज किया गया है नैरेटिव एसे। तो डी के बाद हम बी बिठा दे, डी के बाद हम बी बिठा दे। आ जाओ ऑप्शन पे, किसमें डी के बाद बी है? ए में डी के बाद बी है, यहां तो डी से स्टार्ट ही नहीं है, यहां डी के बाद ए है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा? बोलो आसान है या नहीं है? ठीक है, एक और तरीका, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक और तरीका मिला था, आप वैसे भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, एक और तरीका बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुन लो। ऐसे अरेंज किया तो भी ठीक है, वैसे अरेंज किया तो भी ठीक है। सी में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नॉट ओनली शुड दे एक्सप्रेस, इन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए। यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो दे लिखा हुआ है ये किसी प्लूरल चीज के बारे में आया है। हमें सिर्फ अगर ये पता चल जाए कि ये जो दे प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन का नाउन कौन है, अगर हमें सिर्फ ये पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। आ जाओ देखते हैं। अगर हम पढ़ते हैं डी को, अ नैरेटिव ए से लिखा हुआ है, सिंगुलर चीज है, क्या उसके लिए दे कभी आएगा? कभी नहीं आ सकता। बी पे आ जाओ, व्हेन क्रिएटिंग अ नैरेटिव ए से, सिंगुलर है, यू शुड हैव अ कास्ट ऑफ पीपल, अ सेटिंग, अ कंपेलिंग, सबके आगे अ लगा हुआ है, इसका मतलब ये सब सिंगुलर से डील कर रहा है। फिर ये दे किसके लिए आ रहा है? ए पे आ जाओ, इन दिस स्टाइल ऑफ एसे इट इज क्रिटिकल टू इनकॉर्पोरेट प्रिसाइज डिटेल्स, इस तरीके के एसे में प्रिसाइज डिटेल्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि रीडर को एक्सपीरियंस करने में मदद करे इमोशंस को। अगर मैं ए के बाद सी बिठाऊं तो देखना, नॉट ओनली शुड दे एक्सप्रेस देयर इमोशंस, ना ही सिर्फ इनसे उन्हें इमोशन एक्सप्रेस करना होता है, बल्कि एम्प्लॉय उनके सेंसेस को भी। मतलब किसके सेंसेस को? प्रिसाइज डिटेल्स के सेंसेस को। इसका मतलब यह है कि ये जो सी था, ये जो दे था, ये किसके लिए आ रहा था? प्रिसाइज डिटेल्स के लिए आ रहा था। तो ए के बाद सी होना चाहिए था, ए के बाद सी होना चाहिए था। देखो तो कितने ऑप्शन में ए के बाद सी है, यहां पे ए के बाद सी है, यहां ए के बाद डी है, नहीं हो सकता, यहां ए के बाद कुछ नहीं हो सकता, ए के बाद बी है, नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? आप एक तरफ से पकड़ो, दूसरी तरफ से पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आने से मतलब है। आगे बढ़े। 39, I went to college from the 11th grade
and never went to the 12th grade and skipped another grade earlier, so I was a pretty young fellow at Morehouse. लिखा हुआ है कि मैं कॉलेज जो है वो 11वें के बाद डायरेक्टली चला गया, मैं कभी 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ा, उसके साथ साथ मैंने पहले भी एक कक्षा जंप किया था, एक कक्षा पढ़ा नहीं था, मतलब 8 के बाद डायरेक्ट मान लो 10 में आ गया। सो मैं बहुत यंग था मोर हाउस में होने के लिए। मोर हाउस क्या है पता नहीं अभी। बी में, at the age of 15 I entered Morehouse College and my father and my maternal grandfather had also attended, so Morehouse has had 3 generations of kings। कोई राजा है जो अपनी कहानी बता रहा है कि मैं जब 15 साल का था तो मैं मोरहाउस कॉलेज में मेरी एंट्री हुई, मेरे पिता भी वहीं पढ़े थे, मेरे नाना जी भी वहीं पढ़े थे, तो ऐसा कह सकते हैं कि 3 जनरेशन राजाओं के वहीं पढ़े थे। सी में, the professors were not caught up in clutches of state funds and could teach what they wanted with academic freedom and encouraged us in a positive quest for a solution to racial ills। लिखा हुआ है कि वहां पे जो भी प्रोफेसर्स थे वो कोई स्टेट फंड नहीं था, वो कॉलेज स्टेट फंडेड नहीं था, मतलब कहीं से वो उनको पैसा नहीं आता था, इसका मतलब वो किसी कंट्रोल में नहीं थे। तो वो जो पढ़ाते थे वो इस तरीके से पढ़ाते थे जो वो पढ़ाना चाहते थे, ठीक है, मतलब वो जिस चीज के बारे में बोलना चाहते थे वो उस चीज के बारे में बोलते थे, और वहां इंकरेज किया जाता था कि आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस ढूंढो। आगे डी में, आई शैल नेवर फॉरगेट द हार्डशिप्स, हार्डशिप मतलब होता है कठिनाइयां, दैट आई हैड अपॉन एंटरिंग कॉलेज, फॉर दो आई हैड बीन वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल, आई वॉज स्टिल रीडिंग एट ओनली 8th ग्रेड लेवल। लिखा हुआ है कि मैं नहीं भूल सकता जितनी कठिनाइयां मुझे कॉलेज जाने में हुई, क्योंकि अपने स्कूल में तो मैं स्कूल टॉपर था, लेकिन मैं था तो एक्चुअली 8th ग्रेड लेवल पे ही ना। क्लियर हो गया यहां तक? आ जाइए। अब जब मैं हिंदी समझा रहा था आपको एक चीज क्लिक किया होगा, नहीं क्लिक किया इसका मतलब आप ध्यान से सुन नहीं रहे। ये लाइन खत्म हुआ था कि मैं था तो 8th ग्रेड लेवल पे ही। इसका रीजन हमने पैसेज में कहीं पढ़ा? हाँ जी, रीजन पढ़ा। कहां पढ़ा? ए में पढ़ा। क्यों? ए में लिखा हुआ था कि मैं कॉलेज गया 11वीं के बाद, 12वीं मैंने स्किप किया, उसके पहले एक और साल स्किप किया था, तो मैं काफी यंग था, वहां जाने के लिए मैं काफी यंग था। तो यहां उसने बोला कि मैं एक 8th ग्रेड स्टूडेंट था, और ए में उसने जस्टिफाई किया कि ऐसा क्यों था, राइट? इसका मतलब डी के बाद क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। पहले तो मैं ये समझ में आया कि डी के बाद क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखना डी के बाद ए कितने ऑप्शन में है। यहां पे डी के बाद ए है, यहां डी के बाद सी है, यहां डी के बाद बी है, यहां डी के बाद सी। अच्छा, ऑप्शन कट गया। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगा एक स्टेप और होगा, नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आसान सवाल था, तुरंत बन गया। डी के बाद ए के अगर आपने बिठा लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लिखा है द डीपर यू इमर्स इट द ग्रेट विल बी द डिफरेंस इन द वाटर लेवल। आप इसे जितना डुबाएंगे आपको उतना अंतर नजर आएगा वाटर लेवल में। दिस डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ द यूट्यूब वो वाला यूट्यूब नहीं है, यू शेप का ट्यूब है, इज अ मेजर ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय योर पाम। जो डिफरेंस है लेवल्स में यूट्यूब के, वो ये मेजर है कि आपने अपने पाम से, अपनी हथेली से आपने कितना प्रेशर दिया है। If you immerse the funnel into a bucket of water, you will again see the difference in the water level in the YouTube। अगर आप उसे डुबाएंगे उस फनल को एक भरे हुए पानी के बाल्टी में, तो आपको फिर से दिखेगा जो डिफरेंस है वाटर लेवल में YouTube के। When you gently apply pressure on the rubber film with your palm, you will find that a difference in the water level is created in the manometer। लिखा है कि अगर आप धीरे से अप्लाई करेंगे प्रेशर अपनी हथेली से एक जो रबर फिल्म है उसके ऊपर, तो आपको दिखेगा एक डिफरेंस वाटर लेवल में जो मैनोमीटर में क्रिएट हुआ है। ये किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैसे मेजर करना है उसके बारे में ये पूरा पैसेज है। क्या आप कुछ लिंक कर पाए? मुझे एक लिंक मिल रहा है, कहां पे मैं बताता हूं। यहां देखना क्या लिखा हुआ था कि जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे रबर फिल्म में अपने पाम से, तो आपको दिखेगा कि एक डिफरेंस है वाटर लेवल पे। दिख रहा है? अच्छा, कहीं पे और कहीं पाम का जिक्र हुआ है क्या? आइए तो देखते हैं। द डीपर यू इमर्स इट द ग्रेटर विल बी द डिफरेंस इन द वाटर लेवल। पाम का जिक्र नहीं है। द डिफरेंस इन द लेवल्स इन द यूट्यूब इज अ मेजर ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय योर पाम। यहां पे बोला गया कि एक डिफरेंस क्रिएट होगा वाटर लेवल, और यहां पे बोला गया दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है यूट्यूब पे, ये मेजर है आपने जितना प्रेशर अप्लाई किया अपने पाम से। यहां पे बोला गया पाम से प्रेशर अप्लाई करना, यहां बोला गया उससे जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो एक्चुअली क्या है। इसका मतलब डी के बाद बी का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बैठ रहा है, डी के बाद बी का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। आइए ऑप्शन पे, डी के बाद ए है, डी के बाद कुछ नहीं है, डी के बाद बी है, डी के बाद कुछ नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कि नहीं होगा? क्या ये चीज क्लियर हो रहा है आपको? आगे बढ़े। 41. In its most humble function,
इट इज अ नेसेसरी गाइड विदाउट विच प्रोग्रेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वुड बी अ सीजलेस एक्सपेरिमेंट। लिखा है कि अगर इसको आसानी से भी इस्तेमाल किया जाए, जो इसका बेसिक नीड है, अगर उसके बारे में ही बात किया जाए, तो ये एक नेसेसरी गाइड है कि आपको किधर जाना है यहां से वहां जब आपको जाना हुआ तो। इट इज अ सस्टेनेंस विदाउट विच ऑर्गेनाइज सोसाइटी वुड बी इम्पॉसिबल, दस द रोड मूव्स एंड कंट्रोल्स ऑल हिस्ट्री। ये एक ऐसा सस्टेनेंस है, सस्टेनेंस का मतलब ऐसी कोई चीज जो आपकी बहुत सहायता करे लंबे समय तक, तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसके बिना एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी हो ही नहीं सकती। इसलिए रोड जो है वो हमारे इतिहास को मूव और कंट्रोल करता है। ठीक है, यहां पे इट्स किसके लिए आया था हमें नहीं पता, यहां पे इट किसके लिए आया है हमें नहीं पता, राइट। बी में, द रोड इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनकाइंड। रोड जो है वो एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक इंस्टीट्यूशन है इंसानियत का। सी में, इट इज द रोड which controls the development of strategies and fixes the sites of battles। ये रोड ही है जो कि कंट्रोल करता है किसी भी किस्म के स्ट्रेटेजी को, किसी भी किस्म की प्लानिंग को, और वो जहां युद्ध लड़े जाते हैं ना उनके साइट्स को भी यही फिक्स करता है। इट इज द रोड दैट गिव्स फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये रोड ही है जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इट इज द रोड विच इज द चैनल ऑफ ऑल ट्रेड एंड विच इज मोर इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आइडियाज। ये रोड ही है जो कि चैनल क्रिएट करता है सारे ट्रेड का। मतलब अगर रास्ता नहीं होगा तो ट्रेड कहां से होगा, लोग आएंगे जाएंगे कैसे, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। Not only is the road one of the great human institutions because it is fundamental to social existence, but also because its varied effect appear in every department of the state। रोड सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये जो इंसान है उसके लिए फंडामेंटल है, उसके सामाजिक जीवन के लिए फंडामेंटल है, बल्कि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हर जगह मौजूद है। इट इज द रोड विच डिटरमाइंस द साइट्स ऑफ मेनी सिटीज एंड द ग्रोथ एंड नॉरिशमेंट ऑफ ऑल। ये रोड ही है जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी शहर का रास्ता, कोई शहर कितना जरूरी है, कितना ग्रोथ होगा उसका, कितना नॉरिशमेंट होगा उसका, ये सब कुछ। बड़ा ही बेकार पैसेज है क्योंकि बचकाना हरकतें की है, लंबा लंबा पैसेज दिया हुआ है, लंबे लंबे लाइंस दिए हुए है, एकदम फुद्दू सवाल। कैसे, देखो, ए में लिखा हुआ था रोड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में, सी में लिखा हुआ था रोड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में, डी में लिखा हुआ था रोड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। अब कुछ भी लिखा हुआ उसमें हाथी बैठा हुआ है, मत देखो, रोड्स की इंपॉर्टेंस है ना, ठीक। बी में लिखा हुआ था इसका इंट्रोडक्शन कि रोड जो है वो बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है मैनकाइंड का, रोड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद मैं 36 गुण गिना दूं आपको रोड के, पर पहले तो बात यही होगी कि रोड सबसे जरूरी है। पहले तो हम इनिशियल माहौल बांधेंगे ना कि रोड सबसे जरूरी है। पहले हमने बताया कि हीरो है, अब मैं बताऊंगा कि हीरो के माँ बाप कौन है, हीरो कितना टैलेंटेड, हीरो कितना अच्छा डांस करता है, कितना अच्छा विलेन को मारता है। पहले बता तो दें हीरो है, जिसका मतलब है स्टार्ट किससे होगा, बी से। आ जाओ ऑप्शन पे, बी से स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ इतना लंबा लंबा लाइन, बिल्कुल ही आसान सवाल था। 42 पे आएंगे, लिखा हुआ इट वॉज इन हिज स्पिरिट दैट माई लिटिल वंस क्रेप्ट अबाउट मी द अदर इवनिंग टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉर्फोक। लिखा हुआ है कि इसी स्पिरिट में, इट वॉज इन दिस स्पिरिट मतलब इसी चीज को ध्यान रख के मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो क्रेप्ट मतलब होता है ऐसे जब रेंगना बोलते हैं ना उसको क्रेप्ट कहा जाता है, ठीक है। वो रेंगते हुए मेरे पास आए क्योंकि उनको कहानी सुननी थी। कौन सी कहानी सुननी थी, उनकी परदादी के बारे में जो कि नॉर्फॉक नाम की जगह पे रहते थे। ऐसे घर में रहते थे 100 टाइम्स बिगर देन दैट इन विच दे एंड पापा लिव्ड। ऐसे घर में जो अभी जिस घर में हम रह रहे हैं उससे 100 गुना बड़ी थी। विच हैड बीन द सीन सो एटलीस्ट इट वाज जनरली बिलीव दैट इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये शायद था भी या शायद उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा माना जाता था कि उनके घर बहुत बड़े थे। Of the tragic incidents which had lately become familiar with from the ballet of the children in the wood। तो एक चिल्ड्रन ऑफ द इन द वुड नाम का एक बैले है। इस बैले से इंस्पायर्ड है बच्चे जो कि मेरे पास आ रहे हैं और आकर मुझे कहानियां सुनाने को कह रहे हैं। किसकी कहानियां, मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर की, ठीक है, जो नॉर्फॉक में रहते थे और उनका घर बहुत बड़ा था, या एटलीस्ट ऐसा कहा जाता है कि उनका घर बहुत बड़ा था। बी में, हियर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक्स टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रेडिंग। अपब्रेडिंग का मतलब होता है टू स्कोल्ड, डांटना। तो क्या लिखा हुआ है कि यहां एलिस ने अपने चेहरे मतलब अपना बहुत मासूम सा चेहरा मुझे दिखाया, ऐसा जैसे कि मतलब मुझे गुस्सा भी नहीं आया, मैं डांट भी नहीं सकता उसको। Children love to listen to stories about their elders when they were children to stretch their imagination to the conception of a traditionary great uncle or grandame whom they never saw।
लिखा हुआ है चिल्ड्रन जो है ना, उनको कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है, खास करके अपने पूर्वजों की कहानियां, कि हमारे पूर्वज जब छोटे थे तो वो कैसे रहे होंगे। इससे होता यह है कि वो अपना इमेजिनेशन जो है, एक कंसेप्शन जो उनके दिमाग में कि ऐसा रहा होगा, उसको वो और बढ़ाते हैं ऐसी चीजों को लेकर जो उन्होंने कभी देखा नहीं है। डी में, certain it is that the whole country of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in the wood upon the chimney piece of the great hall। हमारे ग्रेट हॉल में एक चिमनी पीस के ऊपर में एक लकड़ी रखी हुई थी, जिसपे जो जो कहानी है, कौन सी कहानी, द चिल्ड्रन इन द वुड की जो कहानी है, वो कहानी उसमें गढ़ी हुई थी, उसमें कार्व्ड आउट थी, मतलब काट काट के ना उस पीस में, उस लकड़ी में काट काट के वो कहानी लिखी हुई थी बच्चों की और उनके क्रूअल अंकल की। चिल्ड्रन इन द वुड की जो कहानी है, the whole story down to the robin redbreasts till a foolish rich person pulled it down to set up a marble one of the modern invention in street with no story upon it। ये मेरे घर के चिमनी के बाहर टांगी हुई थी, चिमनी के ऊपर टांगी हुई थी, जब तक कोई बेवकूफ था जिसने उसको हटा के वहां पे मार्बल का कुछ डिजाइन लगा दिया जिसकी कोई कहानी नहीं है। ठीक है, टफ है ये वाला, साइज में भी बड़ा है, वर्ड्स भी टफ है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि आपने लिंक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलो लिंक देखते हैं कहां पे क्या होगा, कैसे इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कोई लिंक कहीं पे मिला क्या? सी में लिखा हुआ था बच्चों को कहानियां सुननी बहुत पसंद होती हैं, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू द स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स, है ना। कहीं और कहानियों का जिक्र हुआ था? ए में था कि इसी स्पिरिट को ध्यान में रख के मुझे कहा गया कि आप मुझे कहानियां सुनाओ, किसकी? मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर की। इसका मतलब क्या मैं ये बोलूं कि सी के बाद ए आएगा? क्योंकि सी में बोला गया था कि कहानियां सुननी बहुत पसंद होती है। किसकी कहानियां सुननी बहुत पसंद होती है? अपने पूर्वजों की, एल्डर्स की। और एल्डर्स की बात कहां की गई थी? यहां की गई थी कि ग्रेट ग्रैंड मदर जो है उनके बारे में कहानियां सुनाओ, है ना। इसका मतलब यह है कि सी के बाद क्या बैठेगा? ए बैठेगा। आ जाओ ऑप्शन पे, कितने ऐसे ऑप्शन? सी के बाद ए है, सी के बाद डी है, सी के बाद ए है, सी के बाद ए है, सी के बाद बी है, 2 ऑप्शन है। अब अगली बात ये स्टार्ट होती है कि हम सी से स्टार्ट करें कि डी से स्टार्ट करें। लिखा है कि सर्टेन इट इज, जितना ये सही है, दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल वाज टू बी सीन फेयरली कार्व्ड आउट इन द वुड। ये कौन से कहानी की बात हो रही है? अगर हमने डी से स्टार्ट कर दिया तो हमें कभी भी समझ में आएगा कि हम कौन से कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस कहानी के बारे में बात कर रहा है उसका नाम था द चिल्ड्रन इन द वुड, है ना। यहां लिखा हुआ था देखो, द होल स्टोरी डाउन टू, कौन से स्टोरी की बात हो रही थी? चिल्ड्रन इन द वुड की बात हो रही थी। अगर हम डी से स्टार्ट करेंगे तो हमें कभी पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसका मतलब डी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, सी ए डी बी। सी में बोला गया बच्चों को कहानियां सुननी बहुत पसंद होती है, ए में बोला गया इसी स्पिरिट में, मतलब इसी वजह से मेरा जो छोटा सा बच्चा है मेरे पास आता है, कहता है ग्रेट ग्रैंड मदर की कहानी सुनाई। अब उनको इतनी चीजें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने चिल्ड्रन इन द वुड के बारे में इसको पढ़ा था। ठीक है, डी में है, कहां पढ़ा था? उसकी पूरी की पूरी जो कहानी थी वो कार्व्ड आउट थी मेरे चिमनी के ऊपर, जब तक कोई बेवकूफ जो था उसने उसे हटा ना दिया। तो आंसर कौन सा होगा? सी ए डी बी। क्लियर है? टफ है थोड़ा सा ये वाला। आगे बढ़ेंगे। 43, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स विच इज सेलिब्रेटेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। होली एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि न सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में मनाया जाता है। देन ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, people of all ages gather together to play with colors called gulal and colored water called dulahandi। ठीक है, लिखा हुआ है कि अगले दिन जो सारे उम्र के लोग हैं वो लोग जो हैं वो आते हैं, गैदर टुगेदर, वो एक जगह जमा होते हैं, गुलाल खेलते हैं, साथ ही साथ में वो लोग कलर वाटर खेलते हैं जिसको दुल्हंडी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, लिखा हुआ है देन ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मतलब कोई ना कोई पैसेज में ऐसा लाइन जरूर आएगा जहां पिछले दिन की बात होगी। लिखा है पीपल सेलिब्रेट होलिका दहन ऑन द फर्स्ट डे। देखो आ गया ना कि पहले दिन जो है वो होलिका दहन होता है, जहां पे लोग जमा होते हैं बाय गैदरिंग अराउंड एंड बर्निंग पाइल्स ऑफ वुड एंड काउ डंग एंड सिंगिंग भजन्स रिलेटेड टू होली। लोग एक जगह पे जमा होते हैं होलिका दहन में पहले दिन, और वो लोग वहां पे क्या करते हैं? वो लोग लकड़ियां जलाते हैं, गोबर जलाते हैं, काउडंग जलाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग उपला कहते हैं, वो उपला जलाते हैं, और साथ ही साथ में जो भजन है वो भजन गाते हैं होली से रिलेटेड। डी में इट इज ऑल्सो फेस्टिवल ऑफ यूनिटी एज इट brings people together to celebrate a festival regardless of caste, ethnicity और religion। ये एक ऐसा फेस्टिवल है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये लोगों को साथ लेकर आता है, ठीक है, उनके फेस्टिवल्स में को सेलिब्रेट करने में मदद करता है, कास्ट, एथनिसिटी और रिलीजन को भुलाकर। हमें लिंक मिल चुका है, मैंने आपको बता दिया। सी में बोला गया पहले दिन क्या होता है? पहले दिन होलिका दहन होता है। बी में बोला गया अगले दिन लोग होली खेलते हैं। इसका मतलब सी के बाद बी होना चाहिए। देखते हैं कितने ऑप्शन ऐसे, सी के बाद बी है, सी के बाद बी है,
सी के बाद डी है, नहीं हो सकता, सी के बाद बी है, सी के बाद बी नहीं, राइट। अब या तो आंसर ए है या तो आंसर सी है। अच्छा, सी में लिखा हुआ इट इज अ फेस्टिवल, अगर हम डी में, अगर हम डी से शुरू करें तो ये इट प्रोनाउन का नाउन कहां है, हम किसके बारे में बोल रहे हैं, इमेजिन करो डी से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं पहला लाइन ये बोलूं कि इट इज ऑल्सो अ फेस्टिवल, तो ये ऑल्सो का मतलब होता है पहले भी हमने कुछ कहा है तभी हम ऑल्सो लगाते हैं, कि आई एम लेट्स से आई एम अ टीचर, आई एम ऑल्सो एन एथलीट, तो पहले मैंने बोला ना कि मैं टीचर हूं, तब तो मैं ऑल्सो लगाऊंगा, इसका मतलब डी से तो शुरू नहीं हो सकता। दूसरा, ये इट का नाउन कौन था, तो डी से तो शुरू नहीं हो सकता, फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। 44. The two children were so like that without much difficulty it could not be discerned of their proper parents which was Titus from Gysippus और Gysippus from Titus। लिखा हुआ है कि दोनों बच्चे इतने एक जैसे दिखते थे कि ये बहुत मुश्किल था कि ये पता लगाया जा सके कि उनके प्रॉपर पेरेंट्स कौन है, टीटस गिसिपस से, गिसिपस टीटस से। बी में, there was in the city of Rome a noble senator named Fulvius who sent his son called Titus being a child to a city of Athens in Greece। रोम में एक सेनेटर था, सेनेटर मतलब आप जनरल कह सकते हो आर्मी का, एक सेनेटर था जिसका नाम था फुलवियस, उसने अपने जिसका बच्चे का नाम था टीटस, उसको एथेंस भेजा था, ग्रीस में, विच वॉज द फाउंटेन ऑफ ऑल मैनर्स ऑफ डॉक्ट्राइन, जो सबसे ऊपर की चीज थी। देयर टू लर्न गुड लेटर्स, उनको वहां पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, एंड कॉज हिम टू बी होस्टेड विथ अ वर्शिपफुल मार्ट ऑफ दैट सिटी कॉल्ड क्रेमस। लिखा हुआ है कि और वहां पे उसे होस्ट किया गया था, किसे होस्ट किया गया था, उस बच्चे को, टीटस को होस्ट किया गया था एक व्यापारी के द्वारा जिसका नाम था क्रेमस। दिस क्रेमस हैपेंड टू हैव ऑल्सो अ सन नेम्ड गिसिपस। लिखा हुआ है कि उस क्रेमस का एक बच्चा था जिसका नाम था गिसिपस, who was not only equal to the said young Titus in years but also in stature, proportion of body, favor and color of visage, countenance and speech। इस क्रेमस नाम के बंदे का एक बच्चा था जिसका नाम था गिसिपस, जो आने वाले सालों में बिल्कुल टिटस के जैसा हो गया था। वो दिखने में वैसा था, बॉडी वैसी थी उसकी, हरकतें वैसी थी उसकी, कलर वैसा था उसका, बोलने का जो तरीका था वो एकदम बिल्कुल टिटस की तरह था। These two young gentlemen, as they seemed to be in form and personage, so shortly after acquaintance, the same nature wrought in their hearts, such as mutual affection, and their wills and appetites daily more and more so confederated themselves that it seemed that none other when their names were declared। लिखा हुआ ये दोनों बच्चे जो थे ना, ये दोनों यंग जेंटलमैन जो आगे चल के जो बन गए, वो दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा मिलते थे, इतने ज्यादा एक जैसे दिखते थे कि उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल था। ऐसा भी था कि उनको मतलब अगर एक को बुलाओ तो ऐसा लगता था दोनों को बुलाया गया है, but that they had only changed their places, issuing as I might say out of one body and entering into the other। कई बार ऐसा होता था कि वो दोनों एक दूसरे का जगह बदल लेते थे और ऐसा लगता था कि दोनों का जो मतलब अलग अलग लोग हैं पर एक ही शरीर से निकले हैं, ऐसा लगता था। अगेन ये काफी टफ पैसेज है किसी बिगिनर बच्चे के लिए, लेकिन अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो, आपने प्रैक्टिस किया है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। कैसे? मुझे यहां दिखा था दिस क्रेमस, मैं बार बार कहता हूं लिंक करना सीखो। क्या कहीं पे और क्रेमस की बात की गई थी? यहां पे क्रेमस की बात की गई थी। यहां पे हमने इनफैक्ट एंड किया था क्रेमस के साथ कि क्रेमस जो है वो उसको व्यापारी था जिसे होस्ट करने का काम मिला था टीटस को। अच्छा, इस क्रेमस का एक बेटा भी था, इसका मतलब बी के बाद हम क्या बैठाएंगे? सी बैठाएंगे। यहां पे क्रेमस की बात की गई कि क्रेमस होस्ट करेगा। क्रेमस कौन है? क्रेमस के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि उसका एक बच्चा भी है, तो बी के बाद सी होना चाहिए। आओ जरा ऑप्शन देखो, बी के बाद सी है, बी के बाद ए है, बी के बाद सी है, बी के बाद सी, अच्छा 3 में बी के बाद सी है। चलो बी यहां से कट गया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए थी, तो आप तो जरा देखते हैं कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए थी। क्या हम सी से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, यहां तो साफ साफ लिख दिया कि बी के बाद सी होगा। क्या हम डी से स्टार्ट करते हैं? यहां लिखा है दीज टू यंग जेंटलमैन। अगर सोचो हम डी से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हमें पता चलेगा कि हम कौन से जेंटलमैन के बारे में बात कर रहे हैं? कौन टू यंग जेंटलमैन? नहीं पता हमें, इसका मतलब डी से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? द टू चिल्ड्रन, दोनों बच्चे एक जैसे दिखते थे। कौन से दो बच्चे? किसके बारे में बात हो रही है? पता नहीं, इसका मतलब ए से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से बन सकता था क्वेश्चन। आगे बढ़े, 45 पे आते।
लिखा है कि दे ऑल्सो रिजॉल्व टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रशियन सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी टू एक्सेस एंड डिप्लॉय द कंट्रीज वॉर चेस्ट ऑफ एन एस्टिमेटेड 630 बिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। उन्होंने यह भी डिसाइड किया है कि वो इंपोज करेंगे रेस्ट्रिक्शन रशियन सेंट्रल बैंक के ऊपर, ताकि ये पैसों को वॉर में ना खर्च किया जा सके, जिसका अमाउंट लगभग 630 बिलियन डॉलर्स है फॉरेन एक्सचेंज में। कि इन्होंने रिजॉल्व किया है, पता नहीं, इसका मतलब ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, काट दिया। सैटरडेज अनाउंसमेंट बाय द यूएस, द यूके एंड यूरोपियन allies इंक्लूडिंग फ्रांस एंड जर्मनी of a raft of further restrictive economic measures to increase the cost on Russia for its invasion of Ukraine has just raised the risk of a more widespread economic fallout from this war. सैटरडे को जो अनाउंसमेंट किया गया था यूएस, यूके और यूरोपियन अलाइज के द्वारा, जिसमें फ्रांस थे, जर्मनी थे, जिन्होंने ये कहा था कि हम इकोनॉमिक मेजर्स को और रिस्ट्रिक्ट करेंगे। याद करो, ये वो टाइम जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ था और रशिया को सारे लोग सैंक्शन कर रहे थे। ये पैसेज वहीं से उठाया गया है। क्या लिखा हुआ है कि जब इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम और रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स अपनाएंगे उसके खिलाफ, ताकि जो रशिया का जो कॉस्ट है यूक्रेन को इन्वेड करने का, यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का, वो और बढ़ जाए, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाए। सी में द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ दीज मूव्स ऑन रशियाज इकोनॉमी एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स हैव मैनिफेस्टेड इन अ शार्प डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ रूबल। लिखा हुआ है इसका जो इमीडिएट इंपैक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि रशिया की जो इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है, और जो रूबल की वैल्यू है, रूबल शायद वहां की करेंसी है, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा गिर गई है। डी में with a view to further isolating Russia from the intercontinental financial system, the Western allies decided to block selected Russian banks from the SWIFT messaging system that banks and financial institutions use to validate and complete international payment transactions. इस नजरिए से कि रशिया को और भी ज्यादा उसके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सके, उसको अलग किया जा सके, वेस्टर्न एलाइज ने यह डिसाइड किया कि वो लोग ब्लॉक कर देंगे रशियन बैंक्स को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से। ये क्या होता है स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम? जो कि उनका बैंकिंग सिस्टम है, उससे ये लोग इसे और भी ज्यादा सैंक्शन कर देंगे, और भी ज्यादा आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देंगे उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि जो वैलिडेशन मिल रहा है या जो इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो इनके खराब हो जाए, वो उनके खत्म हो जाए। क्लियर? आइए अब हम अरेंज करके देखते हैं चीजों को। मैं कहां से सोच रहा हूं वहां से सोचने की कोशिश करना। डी नंबर में मुझे एक लिंक मिला था, लिखा था विथ अ व्यू टू फर्दर आइसोलेटिंग रशिया फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम द वेस्टर्न एलाइज। द वेस्टर्न एलाइज, क्या इसके पहले कहीं पे एलाइज की बात हुई थी क्या? हाँ जी, यहां बात हुई थी। यूएस, यूके, यूरोपियन एलाइज, जो कि फ्रांस थे, जर्मनी थे। तो बी में यह लिखा हुआ था कि उन्होंने यह डिसाइड किया कि वो रशिया को डैमेज पहुंचाएंगे, और डी में फिर बोला गया कि इन सब ने मिलकर और क्या किया। तो ये जो वेस्टर्न एलाइज है किसके लिए बोला जा रहा है? यही यूएस, यूके, यूरोपियन एलाइज के बारे में बोला जा रहा है। अच्छा, और कहीं पे डैमेज करने की बात की गई थी? हाँ जी, यहां पे भी डैमेज करने की बात की गई थी कि वो लोगों ने यह भी डिसाइड किया कि वो 630 बिलियन जो फंसे हुए हैं उनको फंसा देंगे, मतलब उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है 630 बिलियन के, उसको नहीं निकालने देंगे पैसा। इसका मतलब बी में बोला गया क्या डिसाइड हुआ, वेस्टर्न एलाइज ने क्या किया। डी में बोला गया और वेस्टर्न एलाइज का क्या इरादा है। उसके बाद यह भी बोला गया कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो कैसे पैसा फंसा देंगे। तो बी के बाद डी होना चाहिए, डी के बाद ए होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं तो सी कहां बैठेगा? तो देखो, ये एक एक्शन है, बी, डी, ए, और सी उसका रिएक्शन है। उससे हुआ क्या? उसका इमीडिएट इंपैक्ट ये हुआ कि रशिया का मार्केट बिल्कुल गिर गया, रूबल की जो वैल्यू थी वो बहुत डिप्रिशिएट कर गई। इसका मतलब लास्ट में क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? तो बी डी ए सी होना चाहिए। देखो, बी डी ए सी है, ये तो नहीं हो सकता बी ए सी डी। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या ये चीज क्लियर हुई है आपको? आगे बढ़े। 46 लिखा है स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। लिखा है स्कूल्स जो है वो क्रिसमस और विंटर ब्रेक के लिए इस वक्त पे बंद है। बी में है क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। क्रिसमस और न्यू ईयर जो है वो वक्त है किसी भी साल का जब सेलिब्रेट किया जाता है। सी में ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार्स लेंड फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड। पूरा के पूरे शहर में जो विंटर कार्निवल है और क्रिसमस बाजार है वो लोगों को मजा दिला रहा है, और लोगों को इस ठंडी में गर्माहट मतलब बेसिकली एंजॉय कर रहे हैं लोग।
डी में, फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो वी आर लाइकली टू सी रिस्ट्रेंट सेलिब्रेशंस फॉर द फियर ऑफ पेंडेमिक रेजिंग इट्स अगली हेड अगेन। दूसरे साल लगातार हम ये देखेंगे कि जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन है वो बहुत ही रिस्ट्रेंट मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया जा रहा है, क्योंकि कोविड जो है, पेंडेमिक जो है वो फिर से बढ़ रहे हैं उसके केसेस। आ जाओ, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब तो ये बात हमें समझ में आ गई कि डी बीच में कहीं नहीं घुसेगा। जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो ए बी सी का साथ में बनेगा किसी भी ऑर्डर में, और डी या तो शुरू में या तो लास्ट में होगा, बीच में नहीं घुस सकता। तो ये वाला डी बीच में घुसा हुआ है, ये डी लास्ट में, ये डी लास्ट में, ये डी बीच में घुसा हुआ है, काट दिया, क्योंकि वो तो एकदम आइसोलेटेड है, 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है। ए और डी कट गया, अब या तो बी आंसर है या तो सी आंसर है। आइए चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है क्रिसमस और न्यू ईयर है वो ऐसे समय है आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। क्या कहीं पे और समय और साल की बात की गई है? हाँ जी, ए में की गई है। स्कूल्स आर क्लोज फॉर क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, राइट? जिसका मतलब यह है कि यहां पे फिर से वही बात की जा रही है कि इस समय में। तो सबसे पहले बी के साथ हम ए का कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं कि नहीं बिठा सकते? बी में क्या बोला गया था? क्रिसमस और न्यू ईयर का समय आ चुका है, साल का वो समय है जब क्रिसमस और न्यू ईयर आते हैं। फिर ए में बोला गया साल के इस समय, एट दिस टाइम, है ना? साल के इस, यहां देखिए यहां द टाइम था, क्योंकि दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि सर ए और बी कंबाइंड है तो ए पहले लिख देते हैं बी बाद में लिख देते हैं। नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि यहां देखो दिस टाइम लिखा हुआ है, यहां द ईयर लिखा हुआ है, द टाइम ऑफ द ईयर। मतलब पहले हमने इंट्रोड्यूस किया कि क्रिसमस और न्यू ईयर का समय आ चुका है, फिर हमने बोला इस समय स्कूल्स बंद होते हैं, क्रिसमस और विंटर ब्रेक होता है, जिसका मतलब है बी के बाद क्या बैठेगा? ए बैठेगा। अच्छा, सी भी तो पॉजिटिव था तो इसके बाद बिठा देते हैं, बी ए सी का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। देख लो, बी ए सी है, बी के बाद ए है ही नहीं, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे बढ़े हम यहां से। 47, फाइनली इट कैन बी टर्म्ड एज द चैनल फॉर ऑल ट्रेड एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आइडियाज। अंततः फाइनली हम इसे कह सकते हैं कि यह चैनल है सारे ट्रेड का और सबसे जरूरी है सारे आइडियाज का। बी में इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट इज द रोड विच डिटरमाइंस द साइट ऑफ मैनी सिटीज एंड द ग्रोथ एंड नरिशमेंट ऑफ ऑल। ये रोड वाला सेंटेंस वहीं से कंटिन्यू हो गया क्या? लिखा है कि इट इज द रोड विच डिटरमाइंस, ये रोड है, ये रास्ता ही है जो कि डिटरमाइन करता है सारे शहरों के रास्तों को, शहरों में पाए जाने वाले साइट्स को, साथ ही साथ में उनका कैसे ग्रोथ होगा, नरिशमेंट कैसे होगा, ये सब। डी में है द रोड इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनकाइंड। अब आप ये समझ गए हो कि डी से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी में देखना, यहां पे इट था, यहां पे इट था, यहां पे इट था। इस प्रोनाउन के लिए नाउन नहीं आया था तो हम इन तीनों में से किसी से शुरू नहीं कर सकते। डी में नाउन आया है, हम किसकी बात कर रहे हैं? रोड की बात कर रहे हैं, तो शुरू किससे होगा? डी से शुरू होगा। ये सी से स्टार्ट है, ये बी से स्टार्ट है। अब हमारे पास है डी, यहां पे भी है, डी यहां पे भी। अब हम ये श्योर हो गए कि डी यहां भी होगा, डी यहां भी होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। ए में लिखा हुआ था इट फाइनली इट कैन बी टर्म्ड एज। अच्छा, हम फाइनली कहां इस्तेमाल करते हैं? फाइनली हम कहां इस्तेमाल करते हैं? आखिर में। हमेशा फाइनली कहां इस्तेमाल होता है? आखिर में। इसका मतलब यह है कि बात खत्म करने के लिए हम फाइनली का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा इनिशियल एलिमेंट जो है वो डी है, लास्ट एलिमेंट ए है, क्या हम ये कह सकते हैं? आओ जरा ऑप्शन पे, किसमें ए पे खत्म हो रहा है? देखो ये डी से स्टार्ट है, ए पे खत्म है, डी से स्टार्ट है, सी पे खत्म है, काट दिया, आंसर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ेंगे। 48 लिखा है द सेक्टर्स इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक यूटिलिटीज अमंग अदर्स। जो सेक्टर्स है उसके अंदर और क्या क्या है? एग्रीकल्चर है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक यूटिलिटीज है, और भी अगर बात की जाए तो। बी में द जीजीआई फ्रेमवर्क कवर 10 सेक्टर्स एंड 58 इंडस्ट्रीज। जीजीआई फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर 10 सेक्टर और 58 इंडस्ट्रीज है। द गुड गवर्नेंस इंडेक्स जीजीआई टू 2022 स्कोर्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है 2022 का, उसका स्कोर डिक्लेयर कर दिया गया है। डी में द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड क्वांटिफिएबल डेटा टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन दीज सेक्टर्स। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये क्यों किया गया था? ताकि क्वांटिफाइबल डेटा, ऐसा डेटा जिसको मेजर किया जा सके, वो क्वांटिफाइबल डेटा प्रोवाइड किया जा सके, ताकि आप कंपेयर कर पाए परफॉर्मेंस को डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के। क्लियर है? अब एक बात बता रहा हूं, ये बात आपको पहले भी पता होगी, नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूं। जब भी कहीं पे कोई एक्रोनिम होना या शॉर्ट फॉर्म हो, जैसे कि यहां जीजीआई लिखा हुआ है, कभी भी इससे शुरू नहीं हो सकता, हमेशा शुरू होगा इसके पहले वाले से। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड दिस प्लेस, पहले मैंने फुल फॉर्म लिखा, फिर अगले वाले में लिखूंगा द पीएम मेट विथ सच पीपल।
मैं डायरेक्टली द पीएम नहीं बोल सकता, मुझे पहले बताना पड़ेगा उसका फुल फॉर्म क्या है, फिर मैं इसको एक्रोनिम में लिख सकता हूं। तो जहां भी एक्रोनिम वाली बात आती है मुझे मजा आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका लॉजिक तुरंत निकल जाएगा यहां से। तो हमने क्या पढ़ा, यहां पे लिखा हुआ था जीजीआई, यहां लिखा हुआ था गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, सी होगा, राइट, सी होगा, और सी के बाद क्या होगा, बी होगा, सी के बाद बी होगा, सी के बाद बी होना चाहिए, सी के बाद ए है, सी के बाद बी है, सी के बाद कुछ नहीं, सी के बाद डी है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है क्या, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग यहां से। अगला ए में है एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन फॉर 3 आवर्स। जो एक्सपर्ट मैकेनिक्स थे उन्होंने बहुत मेहनत की प्लेन के ऊपर, लगभग 3 घंटे मेहनत की। बी में अ स्मॉल नट हैड फॉलन इनटू अ चैनल व्हिच प्रिवेंटेड द गियर फ्रॉम मूविंग। एक छोटा सा नट जो है वो गिर गया था चैनल में, जो गियर लगने पे, मतलब गियर नहीं लगने दे रहा था। सी में अ ह्यूज प्लेन वाज फोर्स्ड टू क्रैश लैंड व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट स्टक। एक बहुत बड़ा प्लेन था जिसे क्रैश लैंड करवाना पड़ा क्योंकि उसके लैंडिंग गियर लग नहीं रहे थे। डी में दे वर अमेज्ड व्हेन दे डिस्कवर्ड व्हाट हैड कॉज्ड द मैकेनिकल फेलियर। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब उनको यह पता चला कि मैकेनिकल फेलियर हुआ क्यों था। आई बहुत ही ज्यादा आसान है। एक्सपर्ट ढूंढ रहे थे 3 घंटे तक, एक नट गिर गया था, ये डिस्कवर मतलब वो बहुत अमेज्ड हुए जब उन्होंने डिस्कवर किया। ये सारी घटना कब हुई, जब एक बहुत बड़ा सा प्लेन क्रैश लैंड किया। मतलब सबसे पहले तो सी होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा सा प्लेन जो है वो क्रैश लैंड किया। उसके बाद की घटना है कि मैकेनिक्स ने ढूंढा, फिर एक नट मिला, उनको बहुत अमेजमेंट हुआ। ये सारी बातें बाद की है। पहले तो ये बात है ना कि एक बहुत बड़ा प्लेन जो है वो क्रैश लैंड किया। इसका मतलब सी से शुरू होना चाहिए। कितने ऑप्शन है, डी है, बी है, ए है, सी है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 लिखा है कि दिस यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम अ कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर दैट द बॉस इज जनरली इंटरेस्टेड इन हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिखा है कि ये आमतौर पर कन्विक्शन से आता है। कन्विक्शन मतलब होता है भरोसा। ये आमतौर पर एक भरोसे से आता है कि जो कि एक वर्कर को ऐसा लगता है कि उसका जो बॉस है वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। बी में है मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेक दिस कॉन्टैक्ट कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव। लिखा हुआ है और ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि इस कॉन्टैक्ट को और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बनाया जा सके, प्रोडक्टिव बनाया जा सके। द मोस्ट वाइटल स्पॉट इन मैनेजमेंट इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड द बॉस। जो सबसे ज्यादा वाइटल जो स्पॉट है मैनेजमेंट का वो ये है कि जो कॉन्टैक्ट बनता है वर्कर्स और उनके बॉस के बीच में। डी में है कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस प्रिवेल when mutual confidence and respect exist between the supervisor and the supervised। कंस्ट्रक्टिव कंडीशन प्रिवेल करते हैं। प्रिवेल करने का मतलब होता है वो मतलब कंटिन्यू करते हैं, बहुत अच्छे हालात कंटिन्यू करते हैं जब एक कॉन्फिडेंस होता है, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है सुपरवाइजर और सुपरवाइज्ड, मतलब जो बॉस है और जो इंप्लॉई है इनके बीच में जब म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है। आ जाइए, अब बात होती है लिंक करने की। क्या कहीं पे आपको कोई लिंक मिल रहा था, मुझे एक जगह पे लिंक मिला। क्या लिखा हुआ है देखना बी में, मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेड दिस कॉन्टैक्ट। कौन सा कॉन्टैक्ट, क्या कहीं और कॉन्टैक्ट की बात की गई थी? हाँ जी, सी में बात की गई थी कि द मोस्ट वाइटल स्पॉट इन मैनेजमेंट इज द कॉन्टैक्ट। तो पहले कौन सा होगा, द कॉन्टैक्ट वाला, फिर क्या होगा दिस कॉन्टैक्ट वाला, जिसका मतलब है पहले क्या होगा, सी होगा, फिर क्या होगा, बी होगा। सी के बाद बी होना चाहिए। आइए जरा ऑप्शन पे, सी के बाद बी है, सी के बाद ए है, सी के बाद ए है, सी के बाद कुछ नहीं है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हुआ क्या, बना पाए क्या? आगे बढ़ते हैं। लिखा है हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट सो मच वर्क, ही आस्क्ड द स्टूडेंट। आप इतना काम कैसे कर लेते हो, उसने स्टूडेंट से पूछा। बी में लुकिंग एट द ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स ऑन अ स्टूडेंट्स डेस्क अ मैन आस्क्ड व्हाट अ बर्डन माय सन, आई पिटी यू। एक स्टूडेंट के डेस्क पे उसने देखा कि बहुत बड़ा किताबों का झुंड रखा है। एक व्यक्ति था, उसने बोला कि क्या बोझ है मेरे बेटे, मतलब क्या बोझ है बच्चे पे, मुझे बड़ी दया आ रही है तुम पे। आई फोकस ऑन ओनली वन लेसन एट अ टाइम, द स्टूडेंट फर्दर एडेड। लिखा है कि मैं एक वक्त पे एक काम पे ही ध्यान देता हूं, ये स्टूडेंट ने आगे कहा। ये फर्दर एडेड का मतलब समझ रहे हो, उसने पहले भी कुछ कहा, तो ये उस बच्चे का सेकंड स्टेटमेंट है, ये उसका फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये उस बच्चे का सेकंड स्टेटमेंट है। यहां से लिंक बन सकता है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। डी में आई डोंट थिंक ऑफ ऑल द वर्क आई हैव टू डू वर द स्टूडेंट्स वर्ड्स। मैं नहीं सोचता कि मुझे कितना काम करना है, ये उस बच्चे ने कहा। अब हमें कहानी क्या समझ में आई, एक बच्चे के पास बहुत सारी किताबें हैं, एक बड़ा आदमी आया, उसे देखकर पिटी हुआ और उसने बोला
तो ये बड़े आदमी के द्वारा बोला गया बात है, ये बड़े आदमी के द्वारा बोला गया बात है, ये बच्चे ने कहा है चाइल्ड, ये बच्चे ने कहा है चाइल्ड। अच्छा, दो बातें बच्चे ने कही है और यहां फर्दर एडेड लिखा हुआ था, इसका मतलब पहले उसने डी वाली बात कही होगी, फिर उसने सी वाली बात कही होगी। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब यह है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि पहले हम डी बिठाएंगे और फिर हम सी बिठाएंगे, हमारा ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आइए, डी के बाद सी होगा, यहां सी के बाद डी है, डी के बाद सी है, डी के बाद कुछ भी नहीं है, डी के बाद ए है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलो क्लियर हुआ? बी ए डी सी। आगे बढ़ते। Most of these superpowers are not rich in natural resource and have faced political turmoil। लिखा हुआ है ज्यादा करके जो ये सुपर पावर्स है, ध्यान देना यहाँ दीज लिखा हुआ है, इसका नाउन हमें ढूंढना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि ज्यादा करके ये जो सुपर पावर्स है इनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है और इन्होंने बहुत पॉलिटिकल उथल पुथल भी झेला है, टर्मोइल भी झेला है। बी में लिखा हुआ ह्यूमन कैपिटल अल्टीमेटली मेक्स द डिफरेंस। कितने इंसान वहां पे हैं, आमतौर पर यही डिफरेंस क्रिएट करता है, बोथ इन एन एंटरप्राइज एंड अ नेशन, किसी कंपनी में भी और किसी देश में भी। सी में लिखा है द न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर्स ऑफ टुडे एम्प्लाई टेस्टिफाई दिस थेसिस। एम्पली, माफ कीजिएगा एम्प्लाई बोल दिया मैंने, एम्पली टेस्टिफाई दिस थेसिस। एम्पली मतलब होता है बहुत ज्यादा, भर भर के। जो नए सुपर पावर्स हैं वो इस थियरी को बहुत ज्यादा टेस्टिफाई करते हैं, मतलब सही प्रूव करते हैं। डी में लिखा हुआ येट दे हैव अचीव्ड इकोनॉमिक एफ्लुएंस इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। फिर भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब होता है बहुत प्रचुर मात्रा में कुछ मौजूद होना, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, एफ्लुएंट तरीके से इकोनॉमिक एफ्लुएंस हासिल कर लिया है बहुत कम समय में। आइए अरेंज करते हैं, बताना जो मुझे दिख रहा है कि आपको दिख रहा है। यहां पे बात की गई थी सुपर पावर्स की, क्या कहीं और सुपर पावर्स की बात की गई थी? यहां पे बात की गई थी सुपर पावर्स की, सी में बात की गई थी सुपर पावर्स की। इसका मतलब यहां लिखा हुआ था जो नए सुपर पावर्स हैं वो इस थियरी को टेस्टिफाई करते हैं। ज्यादा करके ये जो सुपर पावर्स हैं ये रिच नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज में और इन्होंने पॉलिटिकल टर्मोइल भी झेला है। इसका मतलब सी के बाद क्या होना चाहिए था? ए, क्योंकि ए में दीज बोला जा रहा था। कौन से सुपर पावर्स? जो नए नए सुपर पावर्स बने हैं, यहां लिखा हुआ है सी में। इसका मतलब सी के बाद ए होगा, ऑप्शन पे सी के बाद ए होना चाहिए। सी के बाद डी है, सी के बाद कुछ नहीं है, सी के बाद डी है, सी के बाद ए है। बोलो आंसर होगा कि नहीं? समझ पा रहे हो? अब तक हमने 52 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगर मैं प्रीवियस वीडियो को ऐड करूं तो। अब मैं समझ पा रहा हूं कि आप उस लेवल पे आ गए हो जहां पे मैं थोड़ा फास्ट अगर चल रहा हूं तो आप पकड़ पा रहे हो। अगर आपको ऐसा फील हो कि मैं बहुत फास्ट गुजर रहा हूं तो मुझे बता देना, ठीक है, कि सर इतना फास्ट नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा स्लो हो जाओ, तो मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। अभी तक मैं मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आपको बहुत आसान लग रही है। ए में he swore that the 8,000 rubles that he had were his own money। उसने ये कसम खाई कि जो 8,000 रूबल्स उसके पास है वो उसके अपने पैसे हैं। He had not seen the merchant after they had tea together। उसने उस व्यापारी को नहीं देखा जब उन दोनों ने मिलकर चाय पिया, उसके बाद उसने उस व्यापारी को नहीं देखा। सी में Aksenov swore that he had not killed the merchant। एक्सेनोव ने कसम खाई कि उसने नहीं मारा है उस मर्चेंट को। डी में बट हिज वॉइस वॉज ब्रोकन, लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी। एंड ही ट्रेम्बल्ड विथ फियर एज दो ही वर गिल्टी, और वो बहुत शेक कर रहा था, वो बहुत डरा हुआ था, ऐसे जैसे कि उसी की गलती हो, उसने ही वो कांड किया, ठीक है, उसने ही मर्डर किया। अरेंज करें जो मुझे दिखा कि आपको दिखा। यहां पे एक्सेनोव ने कसम खाई कि उसने नहीं मारा है, यहां उसने बोला फिर कसम खाई कि मैंने नहीं लिए रूबल्स, उसने कहा कि मैंने उसको नहीं देखा कि जब से हमने चाय पिया उसके बाद। ये सारी बातें वो बोल रहा है, लेकिन उसके बोलते हुए क्या हो रहा है, उसकी आवाज जो है, उसकी आवाज टूट रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वही गिल्टी है। इसका मतलब ये जो डी लिखा हुआ है, इससे हमारा अरेंजमेंट एंड होगा कि नहीं होगा? क्या आप इतना लॉजिक लगा पाए कि डी से हमारा अरेंजमेंट एंड होगा? यहां पे उसने बोला है कि वो नहीं मारेगा, यहां पे उसने कहा कि उसने देखा ही नहीं उसे चाय पीने के बाद, यहां उसने कहा कि जो पैसे हैं वो उसके अपने हैं, ये सब कह रहा है वो, लेकिन उसकी आवाज इस बीच में टूट रही है और इससे ये पता चल रहा है कि वही गिल्टी है। सो डी से एंड होना चाहिए। आ जाओ ऑप्शन पे, कौन सा ऐसा ऑप्शन डी से एंड हो रहा है? डी से एंड है, सी से एंड है, सी से एंड है, बी से एंड है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसा मैं बार बार कहता हूं, इसको आप और भी किसी तरीके से बना सकते थे, मुझे पढ़ते पढ़ते ये लिंक मिला, मैंने ऐसे बना दी। 54 पे आते, लिखा हुआ है दीज थंडरस्टॉर्म्स वर अ ह्यूज रिलीफ आफ्टर द हीट वेव कंडीशंस द रीजन हैड एक्सपीरियंस्ड। लिखा हुआ है दीज, ध्यान दीजिएगा इस बात पे,
यहां से शुरू नहीं हो सकता क्योंकि यहां दीज लिखा हुआ है। लिखा ये जो बादल जो कड़क रहे थे, ये जो थंडर स्टॉर्म्स थे, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था हीट वेव के बाद। बहुत ज्यादा हीट वेव चली थी उसके बाद, क्योंकि रीजन ने बहुत ज्यादा हीट वेव एक्सपीरियंस किया था। तो उसके बाद जब ये बारिश हुई, ये जो बादल गरजे, ये बहुत बड़ा रिलीफ था। बी में, द वेदर डिपार्टमेंट फोरकास्ट मोर स्टॉर्म्स इन द कमिंग डेज। वेदर डिपार्टमेंट ने यह फोरकास्ट किया है कि और भी ज्यादा बारिश होगी आने वाले समय में। थंडर स्टॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स वर रिपोर्टेड इन नॉर्दर्न इंडिया। थंडर स्टॉर्म्स और बहुत तेज हवा रिपोर्ट की गई थी नॉर्दर्न इंडिया में। द वेदर डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो सेड, ध्यान दीजिएगा ऑल्सो लिखा है इसमें। वेदर डिपार्टमेंट ने पहले कुछ कहा था, उसके साथ इसने यह भी कहा था कि मॉनसून जो है वो साउथ इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाला है। इतने क्वेश्चन बनाने के बाद आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि बी के बाद डी होगा। बी के बाद डी होगा, क्यों? क्योंकि बी में बोला गया था वेदर डिपार्टमेंट ने कुछ कहा, और डी में कहा उन्होंने और भी एक बात कही। सो बी के बाद डी होगा। आ जाओ, बी के बाद डी कहां है? बी के बाद डी है, बी के बाद डी नहीं है, बी के बाद डी नहीं है, बी के बाद डी नहीं। इतना सिंपल सवाल है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। 55 लिखा हुआ है, पेपर, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड, टेक्स्ट बुक आर द टूल्स यू नीड इफ यू वांट टू गो टू स्कूल। लिखा है पेपर, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड, टेक्स्ट बुक वो चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ती हैं अगर आप स्कूल जाते हो तो। बी में, बट रिसेंटली, लेकिन हाल फिलहाल में, यू कैन ऐड अनदर वन टू द लिस्ट एन आईपैड। लिखा हुआ है लेकिन हाल फिलहाल में आप इस लिस्ट में एक और चीज जोड़ सकते हो जो कि क्या है? एक आईपैड है। सी में, बट टुडे इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू मेक लर्निंग फन। लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए भी किया जाता है। डी में, द टैबलेट इज यूजफुल फॉर सर्चिंग द इंटरनेट एंड वॉचिंग वीडियोस। टैबलेट जो है बहुत मददगार है अगर आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करना चाहते हो या वीडियोस देखना चाहते हो। राइट, लिंक करें। बहुत आसान सवाल है भाई। ए में बोला गया था पेपर, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड, टेक्स्ट बुक जरूरी है, लेकिन हाल फिलहाल में इस लिस्ट में, कौन सा लिस्ट में? ये वाले लिस्ट में, ये वाले लिस्ट में आईफोन को भी जोड़ दो। मतलब ए के बाद क्या होगा? बी होगा। अच्छा, ये वाली बात आईफोन के बारे में की गई है, ये वाली बात आईफोन के बारे में की गई है। इसका मतलब किसी भी हिसाब से, किसी भी ऑर्डर में बी के बाद ही सी और डी होगा। विच मीन्स हम स्टार्ट किससे करेंगे? ए बी के साथ स्टार्ट करेंगे। यहां ए बी से स्टार्ट नहीं है, ए डी से स्टार्ट, सी ए बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब मोटा मोटा बात यह कि ए से स्टार्ट होना चाहिए। आगे बढ़े। ए में लिखा, एट लेंथ द ऑलिव ट्रीज ब्रांचेस ब्रोक विद द स्नोज वेट एट वंस despoiling it of its beauty and killing the tree। लिखा हुआ है कि जो ऑलिव ट्री के ब्रांचेस थे ना वो टूट गए उस बर्फ के वजन से, स्नो के वजन से, बर्फ के वजन से, एट वंस, अचानक से, और इससे उसकी जो खूबसूरती थी वो खराब हो गई और जो पेड़ था वो पेड़ भी मर गया। कौन सा पेड़? ऑलिव का जो पेड़ था वो पेड़ भी मर गया। बी में, अ शावर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम एंड फाइंडिंग द ऑलिव फुल ऑफ फोलियाज इट सेटल्ड अपॉन इट्स ब्रांचेस। एक बहुत बर्फ का जो शावर था, मतलब बारिश हो रही थी, जो बर्फ गिरता है ना उसमें जो स्नोफॉल होता है, वो इनके ऊपर गिरा। यहां देखना देम लिखा हुआ था। देम मतलब कुछ प्लूरल है, दो लोगों की बात हो रही है, दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो लिखा हुआ है कि ये उनके ऊपर गिरा, और चूंकि ऑलिव जो है वो फोलियाज से भरा हुआ था। फोलियाज का मतलब बिल्कुल पेड़, मतलब बिल्कुल पत्ते, फूल, ये सब भरे हुए थे उसमें। तो वो चूंकि ऑलिव का जो है, जो ऑलिव प्लांट है वो बिल्कुल फोलियाज से भरा हुआ था, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आके बर्फ टिक गया। सी में लिखा हुआ है, फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लीव्स द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेस टू द ग्राउंड एंड डिड नॉट इंजर इट एट ऑल। फिग ट्री जो था उसमें पत्ते नहीं थे, तो जब वहां पे बर्फ गिरी तो उसके वजह से ब्रांचेस जो थे उनको कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें पत्ते थे ही नहीं। तो वहां पे जो बर्फ है वो टिका ही नहीं और वो जमीन पे गिर गया और उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा, पेड़ को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा। डी में लिखा है, द ऑलिव ट्री ridiculed द फिग ट्री बिकॉज while she was green all the year round the fig tree changed its leaves with the seasons। ऑलिव ट्री जो है वो हमेशा मजाक बनाती थी फिग ट्री का, क्योंकि जहां ऑलिव ट्री पूरे साल हरी रहती है, फिग ट्री जो है वो रहते रहते अपना जो हर सीजन के साथ अपने पत्ते बदलती है। चलो लिंक करें, बहुत अच्छा सवाल है। देखो अब मुझे तो समझ में आ गया कैसे अरेंजमेंट करना है, पर मैं फिर भी एक बार आपके लिए लिंक बैठा के दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो बी में क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था एक शावर ऑफ स्नो जो है वो उनके ऊपर गिरा, ठीक है। उनके मतलब दो पेड़ों के ऊपर गिरा, जो जितना हमें पढ़ के समझ में आया। एक पेड़ कौन सा था? ऑलिव का, और दूसरा पेड़ कौन सा था? फिग का। और चूंकि ऑलिव का जो
पौधा था वो फोलियात से भरा हुआ था, पेड़ जो था वो बिल्कुल हरा भरा था, उसमें जाके ये सेटल हो गया। कौन सेटल हो गया? बर्फ सेटल हो गया। मतलब सोचो, इमेजिन करो, ऑलिव का एक प्लांट है, ऊपर से उसमें बर्फ गिरा, जो कि बहुत सारे उसमें मतलब फूल लगे थे, पत्ते लगे थे, तो वहीं टिक गया। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ऑलिव पेड़ जो है वो भारी हुआ, उसके तने भारी हुए और वो टूट गया। कौन टूट गया? तना टूट गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पेड़ जो है वो खराब हो गया। इसका मतलब बी के बाद ए होगा कि नहीं होगा? यहां बताया गया एक एक्शन और यहां बताया गया उसका रिएक्शन, कि बोला गया कि पहले पेड़ के ऊपर जो है बर्फ जमा, और ए में बोला गया कि उसकी वजह से पेड़ टूट कर गिर गया। तो बी के बाद क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था। बी के बाद ए है, बी के बाद सी है, बी के बाद डी है, बी के बाद कुछ नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, इतना आसान सवाल था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के बाद ए होगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि स्टार्ट कहां से होना चाहिए था? मैंने एक और तरीका पढ़ा था कि स्टार्ट कहां से होना चाहिए था। ये पूरी की पूरी कहानी क्या है कि ऑलिव ट्री जो है वो फिग ट्री का मजाक उड़ा रहा है कि भैया देखो, मैं तो साल भर हरा भरा रहता हूं, तुम बार बार जो है वो मुरझा जाते हो। अच्छा, उसी वक्त क्या हुआ कि एक शावर ऑफ स्नो गिरा उनके ऊपर। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं अरेंज करता तो मैं कैसे अरेंज करता कि सबसे पहले मैं डी को रखता, है ना, डी के बाद मैं किसको रखता? बी को रखता, कि पहले उसका मजाक बना रहा था, तभी उन दोनों के ऊपर बर्फ गिरा, उससे ऑलिव ट्री टूट गया, और लास्ट में था कि फिग ट्री में पत्ते ही नहीं थे तो बर्फ टिका ही नहीं, तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो डीबीएसी होना चाहिए था, आप वैसे भी अरेंज कर सकते थे। अगला ए में, बट इन स्नैपिंग एट द सपोज्ड ट्रेजर ही ड्रॉप्ड द बिट ही वाज कैरिंग एंड सो लॉस्ट ऑल। लेकिन जो सपोज मतलब जो इमेजिनरी खजाना था उसके ऊपर झपट्टा मारने की फिराक में उसने जो उसके पास था उसे भी गिरा दिया और उसको कुछ नहीं मिला। बी में है, when he was crossing a river on his way home he saw his own shadow reflected in the stream below। जब वो नदी से गुजर रहा था तो उसने अपनी परछाई देखी नीचे पानी में। सी में, thinking that it was another dog with another piece of meat he resolved to make himself master of that also। उसे लगा कि एक और कुत्ता है जिसके पास एक और मीट का टुकड़ा है, तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं इसको भी चुरा लूंगा या मैं इसको भी रख लूंगा अपने पास। डी में, अ डॉग हैड स्टोलन अ पीस ऑफ मीट आउट ऑफ अ बुचर शॉप। एक डॉग जो है उसने एक मीट का टुकड़ा चुराया था एक बुचर के दुकान से। लगता है ना, ऐसा ही सवाल होता तो कितना आसान होता, जिंदगी कितनी आसान होती, सारे क्वेश्चन इतने आसान होते। तो क्या ही है, या बच्चों वाली कहानी है कि एक कुत्ता था, उसने एक टुकड़ा चुराया, तो सबसे पहले डी होना चाहिए। उसके बाद वो क्या कर रहा था? नदी से गुजर रहा था, तो उसने परछाई में देखा कि एक और कुत्ता है जिसके मुंह में एक और मतलब पीस है, टुकड़ा है। उसे ऐसा लगा कि वो कोई और कुत्ता है तो वो झपट्टा मार लेगा, उससे ले लेगा, तो क्या होगा? सी होगा। फिर क्या होगा? ए होगा। डीबीसी है, देख लो कहां है, डीबीसी है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, डीबीसी है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहां से 58 पे आते हैं। लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, यहां हिज किसके लिए आ रहा है पता नहीं, उसके हाइपोथेसिस के अनुसार, उसके थियरी के अनुसार, नाउ नोन एज द न्यूरॉन थ्योरी, ईच नर्व सेल कम्युनिकेट्स विद अदर्स थ्रू कंटिग्यूटी rather than कंटिन्यूटी। लिखा हुआ है कि उनके हाइपोथेसिस के अनुसार, जिसे अब न्यूरॉन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, हर नर्व सेल जो है वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है कॉन्टिग्यूटी से। कॉन्टिग्यूटी का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो कि जैसे ये एक नर्व सेल है, ठीक है, ये एक नर्व सेल है और ये दूसरा नर्व सेल है, ये तीसरा नर्व सेल है। तो कॉन्टिग्यूटी का मतलब होता है ये इसको रिस्पॉन्ड करता है, ये इसको रिस्पॉन्ड करता है। कंटेजियस समझते हो ना, एक से दूसरे में फैलना, तो वहीं से कंटिग्यूटी बनकर आया है कि ये एक से दूसरे में फैलता है, ना कि कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब होता है ये एक नर्व सेल है, ये दूसरा नर्व सेल है, ये तीसरा नर्व सेल है, इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बगल बगल में चलता है, कॉन्टिन्यू नहीं होता। यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? स्टार्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे हिज हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। किसका हाइपोथेसिस हमें पता नहीं है, तो ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। आगे बढ़े, आगे लिखा हुआ है, द watershed of all studies of the nervous system was an observation made in 1889 by Spanish scientist Santiago Ramon y Cajal। लिखा हुआ है कि जो वाटरशेड है, वाटरशेड मोमेंट एक्चुअली एक इडियम है जिसका मतलब होता है वो मोमेंट जिसके बाद सब कुछ बदल गया, कुछ ऐतिहासिक हो गया। जैसे कि कोविड एक वाटरशेड मोमेंट था ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, उसके बाद एकदम रिवॉल्यूशन आया ऑनलाइन एजुकेशन का, तो उसे वाटरशेड मोमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वाटरशेड सारे स्टडीज का, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो स्टडीज है उनका आया 1889 में, जब एक स्पेनिश साइंटिस्ट था सेंटियागो रेमन वाई कजॉल, जिसने एक ऑब्जर्वेशन किया। सी में लिखा है, it has since been proved that Cajol's theory is not universally true, but his central idea has remained an accurate guiding principle for all further study। तब से ये प्रूव हो चुका है कि कैजोल की जो थियरी है वो बिल्कुल सही तो नहीं है, हर चीज पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन जो इसका मेन आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया है, जो प्राइमरी आइडिया है, वो एक्यूरेट है इससे रिलेटेड और आइडियाज और प्रिंसिपल्स को ढूंढने के लिए। डी में है, दैट इज
कम्युनिकेट बिटवीन एडजेसेंट बट सेपरेट सेल्स मस्ट टेक प्लेस अक्रॉस द स्पेस एंड बैरियर सेपरेटिंग देम। और ये थियरी क्या है? वे थियरी है कि जो कम्युनिकेशन है वो एडजेसेंट तरीके से होना चाहिए सेपरेट सेल्स के बीच में, और उनके बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। आइए अरेंज करते हैं। सवाल बहुत आसान है। कैसे? यहां पे हिज थियरी बोला गया था, किसकी थियरी थी? सी में बता दिया गया किसकी थियरी थी, कैजॉल की थियरी थी। ठीक है, माफ कीजिएगा, बी में बता दिया गया, सी में नहीं, बी में बता दिया गया किसकी थियरी थी? कैजॉल की थियरी थी। एक साइंटिस्ट था कैजॉल नाम का, उसकी थियरी थी, जिसका मतलब है सबसे पहले क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। बी के बाद क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, बी के बाद ए ढूंढ लो, बी के बाद सी है, बी के बाद ए है, बी के बाद ए नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो। बोलो समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े भाई साहब, 59 पे आए। लिखा है स्कल्पचर एंड पेंटिंग फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। स्कल्पचर और पेंटिंग जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एक मंदिर के आर्किटेक्चर का। बी में द सिटी इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स क्यूरियस टू सी द टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ अ चैरियट। उस शहर में, किस शहर में पता नहीं, उस शहर में हजारों लोग आते हैं जो कि मंदिर को देखना चाहते हैं, एक ऐसा मंदिर जो रथ के तरीके से बना हुआ है। सी में द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कोणार्क टेम्पल इन पुरी। इसका जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है वो है कोणार्क मंदिर पुरी का। डी में द चैरियट विद इमेंस व्हील्स एंड हॉर्सेस इज कार्व्ड फ्रॉम स्टोन। जो चैरियट है, जो रथ है जिसपे बहुत सारे चक्के लगे हैं, घोड़े हैं, वो सब जो है वो स्टोन से बनाए गए हैं। ठीक है, आइए अरेंज करें। क्या लिखा हुआ है? स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेम्परल आर्किटेक्चर। ए नंबर को अगर मैं उठा रहा हूं, इसमें से कौन सा लिंक आएगा? क्या हम किसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं? तो नहीं, ए के बाद बी तो नहीं हो सकता, कहीं ए के बाद बी है तो उसे काट दो। Sculptures and paintings form an integral part of temple architecture. The finest example is Konark Temple in Puri. ये तो ठीक लग रहा है भाई, ए के बाद सी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्कल्पचर और पेंटिंग जो है इंटीग्रल पार्ट है टेम्पल आर्किटेक्चर का। फिर डी बिठाते हैं, द चैरियट विद इमेंस व्हील्स, एक ऐसा रथ जिसमें बहुत सारे चक्के हैं। ए का डी के साथ कुछ लेने देना है? नहीं, इसका मतलब ए के साथ डी भी नहीं हो सकता, लेकिन ए के बाद सी हो सकता है। यहां बोला गया है कि स्कल्पचर और पेंटिंग जो है बहुत इंटीग्रल पार्ट है आर्किटेक्चर का, और सी में बोला गया इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है कोणार्क टेम्पल। इसका मतलब ए के बाद सी होगा, ए पे खत्म, ए के बाद डी, ए के बाद सी। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 60। अ फॉक्स हियरिंग द कॉक एंड थिंकिंग टू मेक अ मील ऑफ हिम केम एंड स्टूड अंडर द ट्री। एक लोमड़ी जिसने सुना, हियरिंग द कॉक एंड थिंकिंग टू मेक अ मील ऑफ हिम, एक लोमड़ी जिसने सुना उस कॉक को, उस मुर्गे को, और उसको लगा कि मैं इसको खा जाऊंगा, वो आकर पेड़ के नीचे जो है वो खड़ा हो गया। बी में एज द नाइट पास्ड अवे एंड द डे डॉन द कॉक अकॉर्डिंग टू हिज कस्टम सेट अप अ श्रिल क्राउइंग। लिखा हुआ है कि जैसे जैसे रात गुजरी और सुबह होने लगी, मुर्गा जो है उसने, जैसा होता है रिवाज, उस तरीके से उसने अपनी बांग दी। ठीक है। सी में A dog and a cock having struck up an acquaintance went out on their travels together. एक कुत्ता और एक कॉक, एक कुत्ता और एक मुर्गा जो दोस्त बन गए थे, वो दोनों एक बार कहीं घूमने गए। डी में नाइटफॉल फाउंड देम, रात हो गई इन अ फॉरेस्ट, सो द कॉक फ्लाइंग अप ऑन अ ट्री पर्च्ड अमंग द ब्रांचेस व्हाइल द डॉग डोज्ड बिलो एट द फुट। लिखा हुआ है कि रात हो गई जंगल में, तो जो मुर्गा था वो उड़कर पेड़ पर चढ़ गया और वो वहीं पे जो है वो घर बनाकर, मतलब ब्रांचेस के बीच में किसी तरीके से सो गया, और जो कुत्ता था वो नीचे सो गया। ये पूरा का पूरा स्टोरी है। आइए अरेंज करते हैं। क्या हम ए से स्टार्ट कर सकते हैं कि लोमड़ी जो है उसने सुना कॉक को बोलते हुए? अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि कॉक भी है इस स्टोरी में। इसका ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। देखो कोई भी ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं। एज द नाइट पास्ड अवे, जैसे जैसे रात गुजरी और सुबह आई, जो मुर्गा था उसने बांग दी। एज द नाइट पास्ड अवे, जैसे जैसे रात गुजरी, पर रात हुई है ये पता कहां चला? तो बी वाला तो आंसर नहीं हो सकता। एक डॉग और एक कुत्ता जो है वो दोनों आपस में दोस्त बने और वो लोग एक बार घूमने गए। ये ठीक लग रहा है। नाइट फॉल फाउंड देम, अगर हमने डी से स्टार्ट किया फिर ये देम किसके लिए आएगा प्रोनाउन? रात ने उन्हें ढूंढ लिया, मतलब रात हो गई। इसका मतलब डी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। या तो बी है या तो डी है, ये दोनों में से कोई एक आंसर है। अच्छा, तो हमने तो ये पता लगा लिया अब कि सी से शुरू होगा कि वो लोग दोनों एक बार घूमने गए। अच्छा, घूमने के बाद क्या हुआ कि वो लोग दोनों घूमते घूमते रात हो गई, जो कि डी में लिखा हुआ था। जैसे जैसे सुबह हुई, क्योंकि यहां रात होने की बात हुई थी और फिर यहां सुबह होने की बात हुई थी, ध्यान देना। इसका मतलब अगला वाला क्या होगा? सुबह होगी। तो सुबह हुआ तो मुर्गे ने आवाज दिया,
अच्छा, आवाज जब दिया मुर्गे ने तो वो सुनकर एक लोमड़ी वहां आ गई, उसको लगा मैं तो इसको खा जाऊंगी। तो आंसर क्या है? सी डी बी ए। किसमें है? सी ए बी डी ए, सी डी बी ए आंसर होगा। आई होप प्रीवियस वीडियो के कंपैरिजन इस वीडियो में आपकी एक्यूरेसी बढ़ी। आपने बिल्कुल जिस तरीके से मैं कह रहा हूं पॉज कर करके सारे आंसर्स ट्राई किए, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आगे और भी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और भी बेहतर होगा। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, रीडिंग करते रहिए, बिना रीडिंग के ये चीजें नहीं सुधरेंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।